Okay, now you are live. Okay? ठीक है. From now on. Although it doesn't matter to me, but if it matters to you. So today our topic is life relationships, okay? Let me switch on the chat also. Dogs के अंदर जाके chat. से YouTube लाइव के व्यूज आवे, ये व्यूअर्स आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे. बट हमारा आज ज्यादा व्यूअर्स पे फोकस नहीं कर रहे. अच्छा यहाँ आ गए. लाइव कब होगा? लाइव हो गया. ओके, साउंड चेक कराओ पहले सब तो लोग. साउंड सही है कि नहीं है? आज आज के बाद मेरे को नहीं बोला बाबा जी साउंड सही नहीं आ रही है. आज इतनी मेहनत करके सिर्फ साउंड के ऊपर काम किया मैंने कि ये माइक वगैरह सही काम करे. अब बोलो कि मुझे यस या नो बताओ साउंड सही है कि नहीं है. यस यस आ रही है. ऑल गुड सही है. यस हर हर महादेव नाइस साउंड सही है. गुड यस यस ओके आ रही है. डन. ठीक है. तो अभी तुम्हारी चैट भी ऑन है. अब चैट भी देखते रहेंगे. ठीक है. तो इनको दिख भी रहा है. थोड़ा सा जोर से आप एक बार बोल रहा है. इनकी साउंड भी चेक कर लो ना एक बार. नमस्कार हर हर महादेव. ये सही है. यस 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 ये ठीक है. ओके नमस्कारम. और पहले थोड़ा सा चैंटिंग से ही शुरू करते हैं. थोड़ा शांत हो जाएंगे. ठीक है. आप भी करते हो चैंटिंग? करती तो हूँ. कौन सी चैंटिंग करते हो? मैं वैसे नम्यो और इंगिक क्यों चैंट करती हूँ. ये बुद्धिस्ट वाला. बुद्धिस्ट वाला. और हम तो सिंपल सिंपल करते हैं. मतलब महादेव हर हर महादेव. हर हर महादेव भी ओम नमः शिवाय राधा वो सारे करते हो. तो सामने सदाशिव मैं सुनती हूँ बहुत ज्यादा. सामने सदाशिव करोगे? बिल्कुल ठीक है. सामने सदाशिव सामने सदाशिव सामने सदाशिव शाम शाम हर हर महादेव. जय शिव शक्ति. तो अभी चालू कर पता नहीं कौन लोग कॉल करते रहते हैं. नहीं वो वाईफाई की इश्यू है ना उसमें. अच्छा ठीक है. चलो ठीक है. ये सब तो होता ही रहेगा. ऑडियो क्लियर होने चाहिए. आज मेरा मेन फोकस है ऑडियो के ऊपर. तुम लोग आगे से ये मत बोला कि ऑडियो सही नहीं आई है मतलब. ठीक है. ठीक है. अभी पहले तो इनको इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि आज हमारे साथ कौन है. ठीक है. तो आप देवी जी कौन है? मैं कौन हूँ वैसे तो इस सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ. लेकिन अभी जो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ जनरली आरजे नैनी के नाम से जब आप मुझे सर्च करेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे मेरे बारे में. बट मेरा पूरा नाम नैनी जैन है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ. आरजे? हाँ रेडियो जॉकी हूँ बाय प्रोफेशन. और उसी के साथ साथ कोविड के बाद मुझे लगा कि मोटिवेशन की लोगों को बहुत ज़रूरत है. जो एक मतलब नीड बन चुका है काइंड ऑफ के आपको एक पॉजिटिव रिमाइंडर्स मिलते रहे. तो मैंने उस तरह का कंटेंट बनाना शुरू किया. फिर धीरे धीरे खुद में भी बहुत सारा काम किया. तो प्रोफेशनली अभी मैं 92.7 बिग एफएम पर रेडियो जॉकी हूँ भोपाल में. मेरा शो आता है 5 to 9 भोपाल जंक्शन. चेक करना. ये सब बहुत इनके यूट्यूब चैनल भी है.
और ये बहुत ऐसे मोटिवेशन वाली रियल लाइफ वाली एडवाइसेस देती है। और आज हम वो सब भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक ही वही है। इनके साथ बैठ के हम लाइक रिलेशनशिप, लाइफ, फेलियर, सक्सेस, इसको सबको कैसे देखना है, क्योंकि उन पे ही आई थिंक ये एक्सपर्ट है बिल्कुल। इन अ वे। अच्छा, एक दूसरी चीज, लाइक आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? आप मेरे को कैसे जानते हो? यहाँ पे मैं इसलिए बैठी हूँ बिकॉज जैसे आप एनर्जी में बहुत बिलीव करते हैं, मैं एनर्जी में बहुत बिलीव करती हूँ। कहने को तो मेरी बहुत अच्छी खासी सोशल लाइफ है, बिकॉज लोग जनरली सोचते हैं कि मीडिया वाला इंसान है तो हर रोज ना जाने कितने लोगों से मिलता होगा, कितने लोगों के इंटरव्यू करता होगा। बट अगर मैं एज अ पर्सन कहूँ तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जिनसे मैं कनेक्शन बना पाती हूँ, कनेक्ट कर पाती हूँ। तो महाकुंभ में जब मैं गई हुई थी, वहां पर रही, और 20 दिन रहने के बाद आई डोंट नो वो 6th डे था या 7th डे था, जब हमारी टीम आपका इंटरव्यू करने गई थी। तो, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि आप वायरल हो इसलिए मुझे आपसे मिलना है या जाके फोटो खिंचाना है। मेरा कभी वो मोटिव नहीं था। बिकॉज आपने वो जो पेरेंटिंग वाली बात कही थी उससे मैं इतना ज्यादा कनेक्ट हुई, और आई डोंट नो मतलब किस तरह की अंडरस्टैंडिंग हुई कि मुझे लगा कि मुझे एक बार तो आपसे मिलना है जाके, बिकॉज मुझे बात करनी है, मुझे कोई फोटो क्लिक करा। कौन सी पेरेंटिंग वाली बात? पेरेंटिंग वाली जो आपने बात कही थी कि कभी कभी हम पेरेंट्स को भगवान बना देते हैं। ठीक है, कई बार, क्योंकि मैं उस सोसाइटी से ही आती हूँ जहां पर हम देखते हैं कि पेरेंट्स चाहे कुछ भी करें, चाहे पेरेंट्स बुरा कहें, चाहे पेरेंट्स बच्चों के साथ कुछ भी करें, बट हमें कहा जाता है कि आपको उनको एज अ गॉड ही देखना है, वो कुछ भी कर सकते हैं बिकॉज आपके वो पेरेंट्स हैं। तो मैं भी इस बात पर बिलीव नहीं करती, क्योंकि हर बात को सह लेना ये एज अ ह्यूमन हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि हम भी इंसान हैं और वो भी इंसान है। तो भगवान मान लेना, मतलब मैं डिसरिस्पेक्ट करने के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ। जबकि मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है कि हम करते सब कुछ वो हैं जो पेरेंट्स कहते हैं उसके खिलाफ, लेकिन फिर भी जब समाज में नाम आता है तो हम ऐसी बातें करना पसंद करते हैं कि भगवान माँ बाप के समान होते हैं, भगवान ये होते हैं, भगवान वो होते हैं। तो मैं बिलीव करती हूँ कि आप अपने कर्मों में वो दिखाएं, सिर्फ ये बोलने से ज्यादा कि भगवान माँ बाप हैं। और मुझे लगता है कि आप एक अच्छे इंसान तब कहलाते हैं जब आप गलत को गलत और सही को सही कहें, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो। और स्पेशली जब आप इंडिया में देखते हैं तो मतलब मैंने ये तो एक आर्टिकल पढ़ा था कि सबसे ज्यादा शादियां इसलिए टूटती हैं क्योंकि इन लॉज के साथ बनती नहीं है। और उसका जो कोर है, उसका जो मेन रीजन वो ये है कि लड़के वैसे तो सारे काम वो करते हैं जो माँ बाप कहते हैं उनके खिलाफ जाके, लेकिन स्पेशली जब स्टैंड लेने की बात आती है या सच को सच बोलने की बात आती है तो उन्हें लगता है कि नहीं, पेरेंट्स भगवान है। और ऐसे बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं। तो इसलिए मैंने वो बहुत रिलेट किया, मतलब मैंने बहुत कुछ देखा है। पहले मैं भी ऐसा सोचती थी, फिर धीरे धीरे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी चेंज हुई। तो कैसे बताइए ना, वो आपकी स्टोरी से बहुत सारे लोग भी इंस्पायर होंगे ना। कैसे चेंज हुई कैसे, आपकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब कैसा आपका हो गया? आपका बचपन से बताइए, आपका ऐसे अपब्रिंगिंग कैसा था? देखिए मेरी अपब्रिंगिंग बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली में हुई है, भोपाल की एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली जिसमें मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। और मेरे जो पेरेंट्स का रिलेशनशिप रहा है वो मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत हेल्दी मैंने बचपन से देखा है कि बहुत एकदम प्यार वाली बॉन्डिंग है। ऑल्दो मुझे पता है इस पर भी बहुत लोग कहेंगे कि अपने माँ बाप की बात मेरे को तो गाली देते ही रहते हैं लोग उसमें। ऐसे तो ऐसे नहीं बता। आपके साथ भी देने लग जाएंगे हम, आपके ऊपर ही पड़ जाएगा वो ट्रोल। एग्जैक्टली तो मुझे लगता है कि ये शायद हर फैमिली की कहानी है, बट आप नहीं बताना चाहते या नहीं शेयर करना चाहते तो वो आप पे डिपेंड करता है। बट मुझे लगता है बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए कि जो भी आपने देखा फील किया, अगर वो आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। तो मैंने सत्य तो सत्य ही है, सत्य तो छुपाने सत्य, से तो चेंज होगा नहीं भाई। वो नहीं चेंज हो सकता। बल्कि वो उसको यदि आप फेस करोगे, उसको देखोगे कि यार हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज है, एंड देन वी कैन एड्रेस इट। एग्जैक्टली, जब तक आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि यार ये ऐसा होता है, देन हाउ विल यू चेंज एनीथिंग, राइट? तो बताइए आपका। हाँ ठीक है, कंजर्वेटिव फैमिली थी थोड़ा, बिल्कुल सिंगल चाइल्ड थी। सिंगल चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड हूँ, मतलब थी कैसे। तो लड़की का वो वाला इशू नहीं हुआ आपके घर में कि लड़का चाहिए? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये बहुत इशू हुआ है। इसका माइंड पढ़ रहा हूँ मैं, हाँ।
और सबसे कमाल की बात ये है कि मेरे घर की फीमेल्स ने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो मेरी मम्मी हो, दादी हो। लेकिन ऑपोजिट साइड हम ये मानते हैं कि मेल्स को सोसाइटी में बहुत सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ग्रो कर पाते हो। बट मेरी फैमिली में लाइक जितने भी हैं, लाइक मेरे पापा या और भी कोई रिलेटिव्स में जो होते हैं, कभी उन्होंने उस तरीके का सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनके दिमाग में शुरू से वही था। मतलब इतने मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे जब मैं स्कूल में थी, तो मेरे पापा ने ये डिसाइड कर लिया था कि एक तो शहर से बाहर कभी नहीं भेजना क्योंकि कोई नीड नहीं है, और दूसरा जॉब नहीं कराना क्योंकि कोई नीड नहीं है। ठीक है, ये उन्होंने खुद डिसाइड कर लिया। मतलब मेरे से पूछना तो जरूरी नहीं समझा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तब तक मैं भी आप सबकी तरह माँ बाप को भगवान मानने वाली बच्ची, चाहे वो कुछ भी कह दें, चाहे वो गाली दे दें, कुछ भी बोल दें, और तो गाली नहीं दी कभी, लेकिन तब तक मैंने वो सारी चीजें करी जो मम्मी पापा ने कहा। ठीक है, और भगवान की कृपा से वो कहते हैं कि चाहे आपको कोई भी रोक ले दुनिया में, लेकिन जो आपकी नियति है, जो आपका लिखा है कि आपको करना है, वो कोई नहीं रोक सकता। तो मैं शहर से बाहर भी निकली। सबसे पहली जॉब मेरी जोधपुर थी, तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया गया। जिस दिन मुझे जोधपुर जाना था, लाइक मेरी ज्वाइनिंग थी, मतलब मुझे याद, आज भी याद है, 9:30-10 बजे मेरी ट्रेन थी और 8:30 बजे घर पे ये माहौल था। घर के सारे आदमी, लाइक मेरे पापा तो मिलने भी नहीं आए। सबका ये कहना था कि शादी करा दो इसकी, अभी भी टाइम है, मत इसको बाहर जाने दो, फिर वो जो ससुराल वाले होंगे जो चाहेंगे वो कराएंगे, हमें कोई हाँ, ये जनरली डायलॉग होता है ना डायलॉग होता कि है। ससुराल वाले कराएंगे, इसको जो कराना है, पढ़ाई के तो वही पढ़ाएंगे, एग्जैक्टली, इसको काम कराना तो वो कराएंगे, वो देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई गेस वो मेरी लाइफ का पहली बार मैंने जिंदगी में 19 या 20 साल की मैं थी जब मैंने बोल्ड स्टेप लिया था, जबकि मैं थी ही नहीं ऐसी कभी आवाज उठाने वाली लड़की कि जाना तो मुझे है ही। अगर ये सच में मेरी फैमिली है तो चाहे मैं गलत तो कुछ कर नहीं रही, अगर ये सच में मेरी फैमिली है, मुझे प्यार करती है, तो हमेशा सपोर्ट करेगी, छोड़ के नहीं जाने वाली है। तो मैं उस दिन किसी भी बात में नहीं आई और चली गई सबसे पहले दिन। और अच्छी बात ये है कि मेरी मम्मी मेरे साथ गई, तो उन्होंने हमेशा से मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन अब जब हम क्योंकि बड़े हो गए, जब हमने खुद को जानना शुरू किया, दुनिया को जानना शुरू किया, अपने नेचर को जानना शुरू किया, तो मुझे धीरे धीरे ये समझ आता है कि घर के माहौल का आपके ऊपर कितना बड़ा असर पड़ता है। स्पेशली वो सारी चीजें जो आप करते चले जाते हो, कभी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते कि ये जो आप बोल रहे हो उसका लॉजिक क्या है, क्यों आपको ऐसा पेरेंट्स ने बोल दिया तो बेसिकली बोल मान लिया। मान लिया। एग्जैक्टली तो मुझे अब नहीं लगता, मुझे पहले लगता था कि हाँ यार माँ बाप है, जो बोलेंगे करना पड़ेगा। पर अब मुझे ये लगता है कि कभी कभी वो करने में हमारी बहुत मेंटल हेल्थ खराब हो रही होती है। कभी कभी वो करने में हमारा फायदा तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन सच में कोई हमारी भलाई नहीं होती। हम एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं और बहुत ही, मतलब हम भ्रम में जी रहे होते हैं कि इन्होंने लाइफ में जो देखा है। एक तो सभी पेरेंट्स का डायलॉग होता है कि हमने ये बाल यूं ही सफेद नहीं करे हैं। हाँ डायलॉग है तो भारत में, हमने हमने बाल यही सफेद नहीं किए हैं। एग्जैक्टली हमने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, तब भी हम जाके ये बता पाते हैं। बट मुझे उनके एक्सपीरियंस पे कोई डाउट नहीं है, बट मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने कितना ट्रैवल किया। हमारे पेरेंट्स गए कहाँ, कभी तीर्थ से ज्यादा मेरे घर वाले कभी नहीं गए कहीं घूमने। उनका एक्सपीरियंस किस चीज में है, इस रिलेटिव की जानकारी, उस रिलेटिव की जानकारी, बाकी दुनिया की जानकारी कि इसकी शादी टूट गई, उनकी बहू ने ऐसा किया, इसकी ननद ऐसा करती है। उनका एक्सपीरियंस इस चीज में ज्यादा होता है। तो बहुत सारी चीजों में कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हम अपने पेरेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं, क्योंकि जमाना मुझे लगता है इतनी तेजी से बदल रहा है। हर 4 साल में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। कोविड के बाद हम देखते हैं कि टाइम एकदम से इतना बदल गया। तो बहुत सारी बातें जो हमारे पेरेंट्स को नहीं आती, अब उसमें भी अगर वो कुछ हमें बता के ये कहें कि हम जो बोले वो करना है, तो मुझे लगता अब मैं ये बेसिकली इसको समराइज करें तो लाइक पेरेंट्स भी ह्यूमन बीइंग ही है, एग्जैक्टली और वो उनके पास भी लिमिटेड डेटा ही है लाइफ को एक्सपीरियंस करने का। बिल्कुल तो वो जब वो किसी भी चीज को एज एब्सोल्यूट बोलते हैं, वो सही नहीं है। बिल्कुल बिकॉज बट वो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स करते हैं। आपको क्या करते लगता है वो क्यों करते हैं? वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनके साथ लेकिन भी उनको भी किया तो गया पता है। होगा ना, लाइक कि हमको हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है। उनको पता है ना, मैं बोल रही हूँ वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके साथ भी यही किया गया है। तो आज ही मैं अपनी एक थेरेपिस्ट दोस्त से बात कर रही थी, तो उसने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, इसी बारे में हम बात कर रहे थे। तो उसने मुझे बोला कि इस दुनिया में कोई भी किसी के साथ
स्पेशली पेरेंट्स बच्चों के साथ जानबूझ के नहीं कर रहे हैं सब। बेवकूफ हम उनको नहीं कहेंगे क्योंकि ये गलत वर्ड होगा, बट उनको नॉलेज नहीं है, उनके पास वो एजुकेशन नहीं है, इसलिए वो जो लिमिटेड चीजें उनको आती हैं, लिमिटेड ज्ञान उनको, जो हमेशा वो जनरेशनल ट्रॉमा, जो राइट वर्ड है आज के जमाने में जिसे हम कहते हैं, कि फॉरवर्ड उनको किया गया और अब वो हमें कर रहे हैं ये सोच के कि ये संस्कार है, ये वैल्यूज हैं जो हमें दी गई हैं, वो हम देंगे, और ऐसा नहीं करेंगे तो तुम हाथ से निकल जाओगे, तुम आवारा हो जाओगे, तुम बिगड़ जाओगे। ये सारी बातें होती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हाथ से निकलना और बिगड़ना स्पेशली उस केस में तो कभी नहीं हो सकता जब आप एक अच्छी प्रेस्टिजियस जॉब कर रहे हो, आप एक बहुत अच्छा नाम रखते हो जहां पर कभी भी कोई गलत चीज आपने नहीं करी है, और अगर खुद के फैसले लेना और खुद का स्टैंड लेने को पेरेंट्स आवारा कहते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को नहीं सुनना चाहिए। और ये बोल के काफी बार बहुत मैनिपुलेट किया जाता है इमोशनली, तो आई गेस ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये पेरेंटिंग के बारे में और बात ये करेंगे, क्योंकि आपका आप उसमें भी बहुत सारी मोटिवेशनल टॉक्स ये सब भी बनाते हो, so that is the main area I think we will touch upon. The relationship also, success, failure, COVID also. So आप आरजे कैसे बने सबसे पहले, और दूसरा कोविड के टाइम पे ही आपने वो मोटिवेशनल चैनल चालू किया? हाँ बिल्कुल। उसकी क्या वजह थी? राइट, पहले मैं फनी कंटेंट बनाती थी, मतलब ऐसा कहते हैं सब, मैं खुद कहूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा ह्यूमर अच्छा है, मतलब काफी अच्छा सरकाज़म और ह्यूमर दिखाइए मेरे अंदर है। वो रैंडमली पता चलेगा। हाँ, वो जो कि वो सिग्नल की वजह से हो रहा है, बट ऑडियो क्लियर आ रही है ना। ये वो दिख रहा है मेरे को यहाँ पे पिक्सेलेटेड है, वीडियो थोड़ी पिक्सेलेटेड है अभी, ठीक है, क्योंकि वो सिग्नल के हिसाब से है, वो इतना आई थिंक वाईफाई वीक है या कुछ तो, बट आई थिंक ऑडियो क्लियर होनी चाहिए तुम लोगों को, तो दिखना चाहिए, वो मेन चीज है ना जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी तो अगली बार में वीडियो को भी करेक्ट करेंगे, ठीक है। इस बार ऑडियो को करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वाईफाई करो कनेक्ट करके देखो एक बार इसको वाईफाई पे कनेक्ट करके देख रहे कि बेटर सिग्नल आए तो, ठीक है। अभी तक तुमको क्या क्या क्लियर हुआ? जैसे अभी तक ये कैमरा सेट कर रहे हैं, फिर से थोड़ा सा देख रहे हैं, तो तब तक तुमको एक रिवीजन क्लास कर लेते हैं कि अभी तक क्या डिस्कस किया हमने। सबसे पहले तो मेन तो बहुत ज्यादा, जैसे स्टार्टिंग में तो मैंने अपनी तारीफ कराई उनसे मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दो। फिर उसके बाद हमने पेरेंटिंग डिस्कस की, मेन जो चीज डिस्कस की है ना, कि पेरेंटिंग के अंदर क्या सही में माँ बाप भगवान है, क्या माँ बाप भी इंसान ही है जो कि एक लिमिटेड एक्सपीरियंस के हिसाब से जीते हैं, और क्या माँ बाप हमेशा बच्चों की भलाई के लिए सोचते हैं, क्या ये जरूरी है, और क्या सही में माँ बाप जो है वो उनकी बात मानना हर एक बात के अंदर सही है। तो ये 4 या 5 पॉइंट जो है उसके ऊपर इन्होंने डिस्कस किया, इनकी क्लैरिटी थी। अभी वो और आगे हम जब मेन सेक्शन में आएंगे ना, अभी तक तो थोड़ा इनका पर्सनल इंट्रोडक्शन वही सब कर रहे थे, तो जब इनका मेन जब एरिया में आएंगे, जब हम डिस्कस करेंगे, जो आई थिंक इनका कोर एरिया है कि वो रिलेशनशिप वगैरह के में बात करती है, वो सुसाइड, बच्चों के सुसाइड के ऊपर भी इन्होंने वो बनाए हुए मोटिवेशन वगैरह, कि वो कोविड के अंदर भी, कि कोविड के अंदर तुम अकेले रह रहे हो तो तुमको कैसे फील होता है, ये सब। तो ठीक है, तो यहाँ तक आवाज तो क्लियर आ रही है ना? जय जय श्री राम। शी शेयर्ड हर एक्सपीरियंस, दैट्स ऑल। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कराए क्योंकि वो हो सकता है कि और भी बहुत सारे लाइक जो महिलाओं का एक्सपीरियंस हो भारत के अंदर, वो होगा ही होगा डेफिनेटली। इसलिए मैंने जानबूझ के उनकी स्टोरी उनको जानबूझ के बुलवाया कि यू ऑल्सो गेट टू अंडरस्टैंड कि लाइफ जर्नी क्या है, क्योंकि आज वो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी तो है वो, राइट, करेक्ट वाली सेलिब्रिटी। खुद से बोलना अच्छा नहीं लगेगा। तो वो मतलब कहीं ना कहीं लाइक पब्लिक लाइफ में शी हैज रीच्ड सर्टेन लेवल, राइट। तो वीडियो तो अभी भी पिक्सेलेटेड ही है, अभी वो वाईफाई वो सिग्नल, आज सिर्फ ऑडियो करेक्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो पे इतना ध्यान मत दो, वीडियो चलेगा जैसे जैसे आएगा। वॉइस इज क्लियर सर, हाँ। 190% गर्ल प्रॉब्लम, हाँ, ये जो सुगुप्ता बोली ना, ये बहुत सारी, जो कि हमारी चैट में बहुत सारी एक्चुअली में फीमेल रहती है, मतलब वो शक्ति का ही वरदान ही है कि वो भरोसा करती है, मतलब मेरे ऊपर, या जैसे भी वो इस चीज से जुड़ी हुई हैं, तो उन लोगों को
बेसिकली इस सारी पूरी स्टोरी से कि एक सिंगल चाइल्ड होना, गर्ल चाइल्ड होना, फिर वो सब फेस करना, फिर कैसे स्पेशली जॉब करना या प्रोफेशनल उसमें अपना कुछ मुकाम बनाना, फिर उसके बाद आपने जैसे पेरेंटिंग वाला पूरा फिर वो इशू क्लियर किया। तो अभी नेक्स्ट जो चीज है वो आप बताइए कि आप कोविड के अंदर से आपने वो मोटिवेशन वाला जो चालू किया, वो कैसे चालू किया और आरजी कैसे बनी? ओके, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं आरजे कैसे बनी। तो बेसिकली मैंने जैसे बताया कि मैं बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ और एक बहुत ही साधारण परिवार तो से। मेरे से बीच में बात कीजिए ना, वो कैमरा में भूल जाएगा मतलब। ओके, हाँ, तो ज्यादा अच्छे से बात होती है ना वो। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि जब आप ऐसे घर में रहते हो, और मेरे पापा ने हमेशा लाइक मतलब बहुत खुशी नहीं जताई, कभी भी हमारा वो बॉन्ड डेवलप नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज उनको हमेशा लगता था कि लड़का एक होना चाहिए जिससे उनका बॉन्ड डेवलप हो। मैं लड़की हूँ, मेरे से क्या ही बात करें। तो हार्डली मुझे आज भी याद है कि अभी अगर मेरी उम्र 27 साल है, तो मैंने 27 सालों में कभी 1 घंटे भी मेरे पापा से बात करी होगी। 1 घंटा भी शायद ज्यादा है, आधे घंटे भी कभी मेरे पापा से बात करी होगी। मतलब वो जो सोसाइटी में बचपन से चीजें सुनती आ रही हूँ ना कि लड़कियों का बॉन्ड अपने पापा के साथ अच्छा होता है, पापा की परी होती हैं, मेरे साथ वैसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और शायद मैं इसकी बिलीव भी नहीं करती। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ हो, बट एक तबका ऐसा भी हो जो मेरे जैसा फील करता हो। तो वो वार्मथ मैंने कभी फील नहीं करी जो एक फादर का होता है बच्चे के साथ बॉन्ड, या जितना वो सेफ फील करता है या सिक्योर फील करता है बिकॉज पापा है। और बड़ी स्ट्रेंज बात ये है कि मतलब क्योंकि हम ये मानते हैं कि पेरेंट्स भगवान है, तो फिर अगर पेरेंट्स भगवान है तो मैंने वो चीज नहीं देखी। क्योंकि मैंने ये देखा कि आपकी मर्जी से अगर कोई चीज नहीं हुई तो वो सही नहीं है। ठीक है, आप चाहते थे कि लड़का हो, अगर लड़का नहीं हुआ और लड़की है, बच्चा तो आपका ही है ना, तो फिर वो प्यार कहाँ गया? फिर वो जो बच्चे के लिए जैसे हम कहते हैं कि निस्वार्थ एक भाव होता है माता पिता कैसे का। आरजी कैसे बने फिर? तो इस तरीके की फैमिली में जब मैं पली बड़ी, जब मैंने बचपन में बहुत सारी चीजें देखी, तो मैं हमेशा से बहुत चुप रहने वाली बच्ची थी, ज्यादा नहीं बोलना, ठीक है, अपने में ही रहना, मम्मी मम्मी करना, क्योंकि मम्मी से ही ज्यादा अटैचमेंट था। पढ़ाई में मैं बहुत ज्यादा अच्छी थी नहीं, कभी ऐसे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए। और कभी कोई मुझसे पूछता भी था तो मैं ऐसे नहीं बोलती थी कि मुझे कोई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मैं बस बोलती थी मुझे कुछ अलग करना है, और खुद भी नहीं पता था मुझे क्या करना है। तो 12th के बाद सडनली किसी ने ऐसे बताया रैंडमली कि एग्जाम खत्म हो रहे हैं, आपको कुछ करना है तो यहीं पास में एक कम्युनिटी रेडियो है एक कॉलेज में, आप चाहो तो इसका कोर्स कर सकते हो, 3 महीने का कोर्स होता है। तो क्योंकि बचपन से मैंने घर में रेडियो बहुत सुना, मतलब मम्मी टीचर है मेरी, तो हमेशा से वो घर में जब काम करती थी तो ऐसे आकाशवाणी चला के रखती थी और बाकी रेडियो चैनल्स भी चलते थे। तो मैं को बड़ा फैसिनेट करती थी वो चीज कि यार, क्योंकि उस टाइम हमारे पास वो फोन सांप का गेम जो होता है वो वाला नोकिया वाला फोन था। तो मुझे नहीं पता होता था कि वो जो आरजे वहां पर रेडियो के पीछे बैठ के बात कर रहा है वो दिखता कैसा होगा। मतलब उस टाइम पे इमेजिनेशन सच में बहुत अच्छी काम करती थी, क्योंकि हमारे पास वो गूगल का ऑप्शन और वो सब नहीं था कि सर्च कर लिया कि फलाना आरजे कैसा दिखता है। तो ऐसे ऐसे मेरे को बड़े थॉट्स आते थे कि यार कैसे बैठते होंगे, ये कैसे बात करते होंगे। मुझे भी आदत है, पता है, मैंने भी बहुत रेडियो सुना है ना? है, रात में काम करता रहता था, वो कहीं भी वो पूरे लेट नाइट शोज रेट्रो वाले, कि लव फिर गुरु है तो कितना। Actually, लव गुरु, क्योंकि उसकी आवाज इतनी मजे थी ना, हाँ, लव गुरु। हाँ, फिर उसका बोलने का भी, उसकी आवाज में कुछ तो डेप्थ थी ना, हाँ, मतलब डेप्थ थी। इसलिए वो जैसे वो बोलते थे ना, हाँ, चाहे वो एडवाइस जैसे भी दे रहे हो, बट जैसे वो बोलते थे उससे फैसिनेशन होता था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ऐसा लगता था यार इंसान दिखता कैसा हुआ है, 40 का है कि 50 का है, क्योंकि वो भी पता नहीं वो चलता मेरे को था। पता चलता था वो तो 60 साल का। हाँ, वो तो 60 साल का था, मुझे बाद में पता चला कि ये तो 60 साल के है। एग्जैक्टली। तो ऐसे उस चीज ने मुझे अट्रैक्ट तो किया 100%। तो कहीं ना कहीं क्योंकि मुझे लगता है कि यार बचपन से ही आप किसी चीज से इतना कनेक्टेड हो तो वो कनेक्शन भी बैठ जाता है। तो जब वो कोर्स वाली बात हुई तो मैंने एक बार भी डिनाई नहीं किया, मैंने मन में ये सोचा कि यार ट्राई कर लेते हैं। वैसे भी पढ़ाई में तो मुझे लग नहीं रहा अपना कुछ खास होने वाला, और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था कभी ऐसा बहुत ज्यादा कुछ पढ़ के कोई एग्जाम निकालने में। तो फिर मैंने वो ट्रेनिंग करी, और उस ट्रेनिंग के दौरान भी क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि काफी इंट्रोवर्ट थी, तो बोलना हमको आता नहीं, ठीक है, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना आता नहीं, तो मुझे बोला गया कि कुछ और भी ट्राई
कर सकती हो, जरूरी नहीं है रेडियो जॉकी बनना है क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है। और ऐसा बहुत टाइम तक सुना मैंने, मतलब ऑलमोस्ट ट्रेनिंग के बाद मैंने वहां पर 1 साल रेगुलरली मैं गई उस रेडियो में, जस्ट बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरी प्रैक्टिस बनी रहे। भले ये लोग मुझे कुछ पे नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लोग सोचे कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट क्योंकि आप वो एक किसी जगह से कंसिस्टेंटली जुड़े रहते हो तो आपका वो फॉर्म, वो जो एक लाइन है वो टूटती नहीं। तो वो मैंने किया, मतलब वो कह सकते हैं कि बिल्कुल निस्वार्थ, कुछ होगा नहीं होगा नहीं पता, बट जा रहे हैं डेडिकेशन के साथ। फिर ये डेडिकेशन देख के सच में उनका दिल पिघल गया रेडियो वालों का। उन्होंने बोला कि तुम्हें 4,000 रुपए देंगे हम अब से, क्यों तुम आ रही हो। इतना पेट्रोल, स्कूटी दिला दी थी घर वालों ने भगवान की कृपा से, तो पेट्रोल भी लगता होगा तुम्हारा। तो वो 4,000 रुपए मुझे देते थे, 8 घंटे मैं वहां पे रहती थी, तो उन 4,000 रुपए में भी मैंने 2 साल निकाल लिए थे खुशी खुशी, विदाउट एनी कंप्लेन। तो मुझे लगता है कि इस तो वहां पूरी से आपकी जर्नी में आरजी की जर्नी शुरू हुई, एग्जैक्टली उस छोटे से तो आप कम्युनिटी। आरजी में करते क्या थे, मतलब रेडियो पे आप गाने वाने चलाते थे? गाने क्या तो करते देखिए थे? वो पूरा एक पूरी म्यूजिक टीम होती है, तो जितने भी लोगों को ये भ्रम है कि गाने हम चलाते हैं, गाने अच्छा हम नहीं चलाते हैं। अच्छा, अगर वो बताते ना लोग, आधे लोगों को पता ही नहीं होगा आरजी लोग काम कैसे करते हैं, पूरा सिस्टम में काम कैसे होता है रेडियो का। बिल्कुल, तो वो पूरा एक लॉग रहता है, जो पूरी एक बड़ी म्यूजिक टीम होती है। जैसे हमारी वाली दिल्ली में बैठती थी, नोएडा में, वो पूरे जितने भी स्टेशन होते हैं अलग अलग सिटीज में, जैसे भोपाल, जयपुर, जोधपुर, जितने भी स्टेशन है, तो पूरा वो लॉग वहां से मैनेज करती है। तो बेसिकली हमारे पास एक कैटेगरी होती है, जैसे कि ए कैटेगरी हो गई जिसमें नए गाने होंगे जो बिल्कुल अभी रिलीज हुए हैं, बी कैटेगरी जिसमें थोड़े से पुराने गाने होंगे, और ये कैटेगरी का एक्सेस हमारे पास होता है कि इन कैटेगरीज में से हम शफल कर सकते हैं। और उस एक कैटेगरी में आप मान लो कि कुछ 50-60 गाने होंगे या थोड़े से ज्यादा होंगे, तो उसमें से हमें परमिशन होती है। बट ये नहीं होता कि आपने दिन के टाइम में, सुबह का टाइम है 7 से 11 का, और आपने बोल दिया कि किशोर दा का कोई बहुत सैड सॉन्ग सुना दो, वो तो नहीं वो चला रहे। नहीं सुना सकते, हाँ। क्योंकि वो पूरा एक रिसर्च करने के बाद एक स्लॉट्स डिसाइड किए जाते हैं कि सुबह थोड़े एनर्जेटिक सॉन्ग चलेंगे, दोपहर में थोड़े से लाइक माइल्ड पुराने, थोड़ा सा आपको अच्छा फील कराए रोमांटिक गाने पुरानी फिल्मों के भी चलेंगे, रात में एकदम गजल वाला। तो आप कॉल वॉल भी करते थे जैसे रेडियो में कॉल भी बहुत करते हो? बहुत बहुत। तो आप इतने इंट्रोवर्ट थे, आप बात कर लेते थे फिर ऐसे लोग? नहीं, तो धीरे धीरे डेवलप हुई ना, मुझे पता ही नहीं था मेरी पर्सनालिटी का साइड। वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसे माहौल में रही कि कभी खुद को एक्सप्लोर ही नहीं किया। जब उस माहौल से हम बाहर निकले और कंसिस्टेंटली आपने मतलब एक ही जगह पर मेहनत करी विदाउट एनी स्किप। उस टाइम मेरा कॉलेज भी चल रहा था, मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, पर आप सोचो मैं कभी कॉलेज गई नहीं एग्जाम देने के अलावा। नो फ्रेंड्स, नो चिल, नो बंक, नो फन, कुछ नहीं। मैं अपना रेडियो स्टेशन जाती थी, वहां पर काम होता था कि आपको ऐसे 5 प्रोग्राम्स बनाने हैं महीने के। प्रोग्राम्स इन दी सेंस, एक अपने एजुकेशन पे बना लिया, एक अपने बॉलीवुड पे बना लिया, क्योंकि वो कम्युनिटी रेडियो था। तो 3 तरह के रेडियो होते हैं, एक होता है लाइक आकाशवाणी जो हम सुनते हैं, जो गवर्नमेंट रेडियो होते हैं। एक कम्युनिटी रेडियो होता है जिसका रेंज होता है कुछ 10 से 11 किलोमीटर, जो एक कम्युनिटी के लिए काम करता है, जैसे कि एक इलाका हो गया उसके लिए काम करेगा। मतलब एक कोई टावर होगा जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है हाँ उसके राउंड ही, मतलब हाँ हाँ। बस। और एक होता है प्राइवेट रेडियो स्टेशन, जिसमें मैं अभी काम करती हूँ, जो बिग एफएम है, जो अलग अलग सिटीज में है इंडिया की, और जिसका एक हेड ऑफिस होता है, जैसे मुंबई है, वहां से वो बहुत सारी चीजें ऑपरेट करते हैं। तो ये गाने भी चलाते हैं, एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, बाकी सारा मतलब इंफोटेनमेंट वाला चीज जो है ये सर्व करते हैं। तो आप जैसे मेन, आप जैसे गाने वाने भी चलाती थी, उसके साथ फिर जैसे टॉपिक के हिसाब से बात करती थी कि मतलब ऐसी जनरली? हाँ, तब जब कम्युनिटी रेडियो में थी तो हम एक टॉपिक पे पूरी बात करते थे, क्योंकि वहां पे ज्यादा एंटरटेनमेंट वाला स्कोप नहीं होता, वहां पे इंफॉर्मेशन देना ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और आप जिस रेडियो स्टेशन में मैं काम कर रही हूँ, वहां पर आपको इंफॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट चाहिए। जैसे कि आपको कोई भी न्यूज ऐसे बतानी है जो ऐसी ना लगे कि न्यूज चैनल है, कि आज वारदात हो गई और वहां पे ट्रैफिक लग गया, ऐसे नहीं बतानी। आपको थोड़ा उसके साथ कुछ जोड़ के, मिर्च मसाला लगा के, मिर्च मसाला मतलब आई मीन पॉजिटिव सेंस में, ऐसा नहीं कि बीच में सारा तो सब मीडिया वाले लगाते हैं तो। नहीं नहीं, रेडियो का वो काम नहीं है। मतलब प्रॉपर वे में इंसान उसको स्किप ना करे, एक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, बहुत ब्लैंक नहीं जाए वो। तो ये काम होता है अब। अच्छा, आप भी उसको बताते हैं। फिर आपने ये मोटिवेशन वाला जो चालू किया यूट्यूब पे, वो कैसे चालू किया कोविड के टाइम पे? कोविड के टाइम पे मैंने ऐसे चालू किया कि मतलब बाय नेचर मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ हमेशा से ही।
और मतलब मुझे दूसरों का दर्द देख के दर्द फील होता है। मतलब एक दफा तो मुझे लगता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो कोविड में मैं जयपुर में ही थी, और कमाल की बात ये है कि कोविड में आई गेस जब बहुत पीक कोविड आया था तभी हम घर बैठे थे, वरना मैं रोज जाती थी रेडियो स्टेशन, काम करते थे, हमारा काम बिल्कुल नहीं रुका। उसके बाद हमने ऐसी बहुत सारी चीजें करी, जैसे हम लोगों को खाना बांटने जा रहे हैं, हम जो उस कोविड में खाली सड़कों पे वो जो पुलिसकर्मी खड़े हैं, सफाई वाले, उनको जा जाके कुछ सर्व कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें मैंने ऐसे देखी कि लोगों का ना, मतलब उनके खुद के घर में भले ही कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आसपास कुछ होता है, मतलब एकदम जो मोरल है वो डाउन हो गया है। और जितने भी डॉक्टर से मैंने बात करी, जितने भी एक्सपर्ट से मैंने बात करी, तो उनसे कम्युनिकेशन में यही निकल के आया कि कोविड बीमारी ठीक है, लेकिन इम्यून सिस्टम और आपका विल पावर, इस पे पूरा मैटर बहुत डिपेंड करता है। कुछ लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वो, हो सकता है कि उनको बीमारी से ज्यादा डर ले गया हो साथ। और अपने आसपास भी मैंने देखा कि लोग मतलब बीमारी से ज्यादा डर बहुत रहे थे। तो फिर मैंने वो वीडियोस वहां से बनाना स्टार्ट किए कि एटलीस्ट मैं जो कर सकती हूँ अपना पार्ट मैं वो करूंगी। तो मैंने यूट्यूब पे बड़े बड़े वीडियोस बनाए कि कोविड पेशेंट से कैसे बात करें, क्योंकि मैंने अपने ही घर में देखा अगर कोविड हो गया तो कैसे हुआ, 50 कॉल कर रहे हैं। मतलब आप मत पूछो ना, किसी को कोविड हो गया है, ऑलरेडी वो परेशान है, कैसे हुआ, तो लगवा ली वैक्सीन, कि क्या कर लिया, कि खाने में ये खा लेना, तो ये मत खाना। अरे पता होता है इंसान को, कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है, उसको पता होता है खुद का ख्याल कैसा रखना है। मुझे लगता है इंडिया में हम फॉर्मेलिटी करने के चक्कर में ना दुख ज्यादा देते हैं दूसरों को, उनकी परेशानी सॉल्व करने से ज्यादा। तो इसलिए मैंने फिर ये सारी छोटी छोटी चीजें करनी शुरू करी। सुन लो तुम सब लोग, खाना खाया है कि नहीं, खाना खाया है कि नहीं कर करके मेरे को परेशान करते रहते हो। हाँ यही चीज अप्लाई होते तुम पे। सच में हाँ, तो अब मुझे भी लगता है कि फॉर्मेलिटी क्यों करनी है। जैसे मैंने कई बार देखा, एक हमारे यहाँ बहुत चीज चलती है कि कोई अगर धोखे से हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उसकी कोई छोटी से छोटी सर्जरी हो, देखने चलते हैं। अरे भाई क्या देखना है उसको, तुम्हारे दिल में प्यार जरा सा है नहीं उस आदमी के लिए, बस देखने चलते हैं जस्ट बिकॉज हमारी एक अटेंडेंस लग जाए कि फलाने घर से फलाने लोग देखने आए थे। तो मुझे लगता है कि यार हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जीरो है, और अननेसेसरी अटेंडेंस वाला कनेक्शन की जो हमारे यहाँ संख्या है वो बहुत बड़ी है। सेम कोविड में भी देखने को मिला। मतलब हार्डली किसी को किसी की फिक्र थी। ठीक है, हमें पता चला कि हमारे ट्रू रिलेशनशिप कौन से हैं। सब लोग अपने लव्ड वंस को बचाने में लगे हुए थे, जिनके लिए जो प्रायोरिटीज है उनको बचाने में लगे हुए थे। मतलब लिटरली आपको पता चल गया ना कि एक बीमारी ने सच बता दिया कि कोई सब्जी रखने भी नहीं आ रहा है आपके घर। जो मोहल्ले वाली आंटियां इतना आपकी लाइफ में इंटरफेयर करती थी, अब वही भाग रही है क्योंकि आपको कोविड हो गया है। अभी सारा प्यार खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है कि शायद वो इसलिए था वो दौर कि हमें समझ में आए। और उसके बाद भी जैसा लगता है थोड़े टाइम तक हम में अक्कल थी, उसके बाद भी हमने कोविड से ये सीखा कि घूम लो, जितनी भीड़ हो सकती है हर जगह पर मचा दो, क्योंकि जीवन चला गया तो एंजॉय कब करेंगे। सो बेसिकली डेथ का ही सडन रियलाइजेशन हुआ कि यार डेथ तो कभी भी आ सकती है, जो कि एक्चुअली अभी भी कभी भी आ सकती है। True. बट लोग उसी टाइम पे ज्यादा सेंसिटिव है उस चीज से। हाँ, जो मैंने कल हमने पहले इंटरव्यू लाइव टेलीकास्ट किया था ना, उसमें तो उसने एक पूछा था ना मेरे से, आप इस तरह से हंसते क्यों रहते हो? मैं आप बता नहीं कब मर जाए यार, हंसते हंसते मरूंगा। क्या बता कब मर जाऊं, सही बात है। क्या बता यही लास्ट मोमेंट हो, मैं सैड होकर क्यों मरूंगा, मेरी लाइफ में ये खराब हो रहा है, मैं तो हंसते हंसते मरूंगा। ट्रू, 100%। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। अब मेन जो आते हैं ना कि सक्सेस फेलियर, जैसे आपने स्टूडेंट सुसाइड के ऊपर भी बनाया हुआ है, कोविड के ऊपर भी, ऐसे ऐसे टॉपिक्स के आपने बहुत ऐसे बनाए हुए हैं। मोटिवेशन, आप जैसे आप किस चीज को मोटिवेशन वीडियो बोलते हो? मतलब आप जैसे क्या मोटिवेशन वीडियो जो बनाते हो तो आप क्या सोच के बनाते हो, या किस किस टॉपिक्स के ऊपर बनाते हो? मोटिवेशन वीडियो, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी की बात बताती हूँ, मतलब क्योंकि करंट वाला मुझे याद आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंडिया मैच जीती थी, ठीक है, इंडिया मैच जीती तो मतलब जैसे ही वो मोमेंट आया कि जीतने वाली है, फटाके फूटने लग गए, स्टेटस लगने लग गए, तो मेरे को गाली देने लग गए। हाँ वो भी करने लग गए। और इनकेस अगर आप ये बोल देते, मतलब जो सच में हुआ, तो हो सकता है कि आपके और 50,000 फॉलोअर बढ़ जाते, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, बढ़ बट जाते। कोई नहीं, अब मेहनत करनी पड़ेगी।
तो रिसेंट केस यही हुआ कि धड़ाधड़ विराट इज द बेस्ट, हार्दिक इज द बेस्ट। लेकिन मैंने उस पे वीडियो बनाया कि जब हार्दिक का टफ टाइम चल रहा था, ठीक है, जब विराट का टफ टाइम चल रहा था, तो गालियां अनुष्का को बढ़ रही थी। तुम लोग ही स्टेटस लगा रहे थे और तुम लोग ही वीडियोस लगा रहे थे कि ये तो है पनौती, हार्दिक छपरी है, हार्दिक ने किया क्या है जिंदगी में, ये तो स्टार बन गया, ठीक है। और वही हार्दिक और विराट जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये तो हीरे हैं, ये तो स्टार है। तो मैंने अपने वीडियो में यही बोला कि सब कुछ, सारी कीमत जो होती है वो समय की होती है। इस दुनिया में इंसान की कोई कीमत है ही नहीं। और इसलिए आज जो आपके साथ है इस समय, हो सकता है कि कल वो आपके खिलाफ भी हो जाए। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम। तो इतना घमंड करके और इतना अटैचमेंट करके कि ये तो मेरा ही है, ये कहीं नहीं जाने वाला, कुछ भी हो सकता है। तो लो मत लाइफ में इतना स्ट्रेस। तो हो सकता है कि उस मोमेंट पे कोई व्यक्ति हो जो इसी बात से बड़ा परेशान हो। ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बस यही सुनना था मुझे इस समय, यही नीड थी कि कोई मुझे ये बोल दे। तो इसी को मैं मोटिवेशन कहती हूँ कि आपको एक रिमाइंडर मिल गया, कोई बहुत लेकिन चीज। आपको ये ऐसे इंसाइट्स आते कैसे हैं? जैसे क्रिकेट वाले देख के आपके अंदर ये और इंसाइट कैसे आए? क्योंकि बहुत कम लोगों ने उस टाइम पे इस चीज को ऐसे देखा हुआ है कि यार तुम अभी देखो, अभी इनको भगवान बना रहे हो, हाँ विराट कोहली द गॉड अब उसके बाद कल को इसी को तुम गाली दोगे। ये इंसाइट आती कहाँ से? देखो मैं सच बताऊँ, मैं बहुत किताबें नहीं पढ़ती क्योंकि मैं बहुत बड़ी बुक लवर नहीं हूँ। क्योंकि बहुत लोग नॉलेज को उससे जोड़ते हैं कि आप किताब पढ़ते हो तो आपके पास नॉलेज है। बट मैं लाइफ के एक्सपीरियंस पे बिलीव करती हूँ और ऑब्जर्वेशन जो एक मेरी बहुत अच्छी आदत है। मतलब शायद मैं वो देखती हूँ, वो पर्सपेक्टिव देख लेती हूँ जो जनरली एक तबका होता है ना जो भेड़ चाल को फोकस कर रहा है। तो शायद मैं दूसरा साइड भी देखने की कोशिश करती हूँ बिना बायस्ड हुए। तो जब उस टाइम पे जो भी सीरीज हुई थी मुझे याद नहीं है, जब हार्दिक पांड्या को गाली पड़ रही थी तब भी मैंने यही वीडियो बनाया था कि असली फैंस वो होते हैं जो अच्छे और बुरे वक्त में साथ खड़े रहे। प्यार वो होता है। ये किस तरह का प्यार है कि जब ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो तुम स्टेडियम के बाहर चिल्ला रहे थे, अभी वो निकल रहे तो गाली दे रहे हो। आई डोंट थिंक दिस इज लव। तो ये सब बातें आपके आसपास ही हैं जो आपको दिखाई देती हैं डेली। आप अपने परिवार में कितना कुछ देखते हो, जो एक टाइम तक बहुत भ्रम में रहते हो, आप सब कुछ इग्नोर करते हो, सब अपना है, सब अपना है, सब अपना है। जैसे ही अब अपना भ्रम तोड़ोगे आपको समझ में आएगा कोई अपना नहीं है। सब पिक्चर चल रही है, ड्रामा चल रहा है, जस्ट बिकॉज फॉर्मेलिटी है, सबको करना है। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन है। अगर आप भ्रम में रहोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये आप एग्जैक्टली वही चीजें बोलते हो जो मैं बोलता हूँ मतलब सही है, एग्जैक्टली वही वाली चीजें बोल रहे हो। गुरु बन गए आप भी आज से बैठ के। बड़े बहुत बढ़िया चीजें, जैसे ये तो आज भी सोसाइटी में ऑब्जर्व भी किया होगा ना कि क्रिकेट वाला है तो स्पेशली लाइक धोनी को भी पहले लोग कितना वर्ल्ड कप जीता तो कितना ऐसे स्टार बनाया, फिर बाद में वो कितनी गालियां देते थे उसको मुझे वो दूसरे वाले वर्ल्ड कप के अंदर वो जो सेमीफाइनल में हार गया, सेमीफाइनल में हारे थे ना वो न्यूजीलैंड के साथ। फिर उसके बाद भी वो कभी पत्थर मारने चले जाते थे, रांची में कुछ हो रही थी, हार गए तो ट्रॉफी वगैरह। तो ये क्या है, मतलब इसको आप क्या सोचते हो? मतलब ये क्या अंधापन है समाज का, क्या है ये? मतलब अंधापन नहीं है, मुझे लगता है ये भेड़ चाल है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट एग्जांपल मुझे, जो मेरी थोड़ी आंखें खुलने को बची थी वो महाकुंभ में खुल गई। जैसे वहां पर जो भगदड़ हुई, ठीक है, अब भगदड़ का एक ही साइड लोगों ने देखा कि प्रशासन की गलती थी इसलिए भगदड़ हो गई। पर भगदड़ का दूसरा साइड आपने नहीं देखा कि जब जितने भी पुलिसकर्मी, चलो कम थे, कम व्यवस्था थी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी क्योंकि बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत कम भी अच्छा हो सकता है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भी हो सकती हैं। लेकिन जो फैसिलिटीज थी उसमें भी एज अ सिटीजन आप क्या कर रहे हो? आप घर से निकलते हो तो आप अपनी जिम्मेदारी पे निकलते हो या प्रशासन की जिम्मेदारी पे निकलते हो? आई थिंक हम एज अ ह्यूमन अपनी जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी चाहिए। यही सिखाना चाहिए हम सबको। बट आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको जब वहां मना किया जा रहा है कि बैरिकेटिंग है, इसके उस पार मत जाओ, तब भी कोई बात नहीं मान रहे। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि घाट पे मत सो, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो आप वहां इतनी बड़ी संख्या में लेट गए। उसके बाद जब भगदड़ मची तो एकदम तो हेलीकॉप्टर्स भी आ जाएंगे, तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा? और भगदड़ मची में हुआ क्या? किसी ने बॉम्ब तो नहीं फेंका ना, लोगों ने ही लोगों पे चढ़ाई करी। तो अब आप बताओ कि सेंस कहाँ है? जैसे हम सिविक सेंस बोलते हैं कि अगर कोई भागता हुआ भी दिख रहा है, एक इंसान, तो अगर चार लोग नहीं भागेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना। पर क्या किया, एक भागता दिखा तो 10 और भागे,
और 10 के ऊपर से भागे, क्योंकि हम बहुत सेल्फिश हैं, हमें अपनी जान बचानी थी कैसे भी करके। और वहां भी यही हुआ, अपनी जान बचाने के चक्कर में कितनों की जान चली गई। तो इससे साफ पता चलता है, पूरे कुंभ में मैंने ऐसे करोड़ों लोग आए थे, लाखों एग्जाम्पल्स देखे जहां पर मैंने ये फील किया कि अगर 3 लोग भी आए परिवार से तो उनको कोई मतलब नहीं है कि हमारे कचरा फेंकने से, हमारे गंदगी करने से यहाँ के लोगों को परेशानी होगी, या हम इस कुंभ में आए हैं तो हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। उनको कोई मतलब नहीं इस चीज से, मेरे बच्चे का हाथ पकड़ लूं, मेरी बीवी का हाथ पकड़ लूं, साथ चले, बस मेरा परिवार। जो हम बोलते हैं ना कि हम एक परिवार है, कहाँ है हम एक परिवार? और हमें कुछ नहीं सोचते, सिर्फ दिखावा है ये। सच में हमें चिंता ही नहीं है। अगर आप सोचो ना, आप थोड़ा भी सेंस रख के चिंता करोगे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करोगे, तो कभी भी अव्यवस्था नहीं होगी। मतलब मैंने धक्के खाए यार आंटियों के, जब वहां पे वो स्नान के लिए ऐसे मतलब जो भी जुलूस निकलता था, हाँ, तो अगर बैरिकेटिंग के पार मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो आंटियों ने मुझे धक्के दिए कि वो बैरिकेटिंग तोड़ के जैसे तैसे वहां चली जाए, किसी बाबा के चरण छू ले। तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। ओह 917 व्यूअर्स, ये हाईएस्ट व्यूअर्स है हमारे। अरे वाह, लकी हो आप हमारे लिए। धन्यवाद। तो तो बस यही बहुत चीज। बढ़िया चल रहा है। तो अभी तक तो आपका जैसे लाइफ जर्नी ये सब देखा, आपके इनसाइट्स तो मेरे को बहुत सही लगे लाइक, इसीलिए शायद आप यहाँ पे बैठे हो, क्योंकि वही इंसान शायद मेरे पास आके एज ए फ्रेंड भी, मतलब लाइक आपने पूरा ऐसे, इनके हस्बैंड भी फोटोग्राफर है, तो उनको भी जैसे कैमरा एंगल ये सब, तो उनको भी पूरा ऐसे हेल्प लेके हमने पूरा सेटअप किया ना, कि अच्छा ये वीडियो फ्रेम, अभी वीडियो क्वालिटी नहीं आ रही है क्योंकि वो वाईफाई सिग्नल की वजह से है, बट कैमरा तो बढ़िया से सेट है, देखो। बिल्कुल ऑफिशियल पॉडकास्ट जैसा सेट है। और वो भी फिगर आउट कर लेंगे नेक्स्ट वाले में। अभी ऑडियो आई थिंक आज यदि हमने क्रैक कर ली तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि आज ऑडियो क्रैक कर लिया भाई आज। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट वगैरह करेंगे तो उसके अंदर वीडियो वगैरह भी सही कर लेंगे। बट ये सब जानते हुए भी जैसे यहाँ पे बैठी हुई है एज ए ह्यूमन, अब वो वैसे सेलिब्रिटी हो, वो बोल भी सकते हैं यार ये क्या सेटअप है तेरा, प्रोडक्शन वोडक्शन कुछ नहीं है तेरे पास ये कि मैं क्यों आऊँ इंटरव्यू करने के लिए। बट वो फिर भी समझ रहे हो ना, एज ए ह्यूमन। और शायद इसी की वजह से वो मेरे से अट्रैक्ट भी हुई, क्योंकि उन्होंने वही चीज देखी होगी, क्योंकि वो हम जो बात बात कर रहे हो सेल्फिश वाली, वो तो आई थिंक एक बेसिक ह्यूमन ट्रेट है। मतलब यदि मान लो मेरे ऊपर कुछ आएगा कि मेरी मैं मर सकता हूँ, ये दूसरा वाला मर सकता है, तो आई थिंक सब लोग खुद को ही बचाएंगे। बट आप समझ नहीं रहे हो ना, मैं ये कह रही हूँ कि वो नौबत आने से तो बचा सकते हैं ना, तो वो अगर आपके हाथ में है तो। फॉर एग्जाम्पल वही मैंने कहा कि अगर भगदड़ मच रही तो वहीं खड़े हो जाओ ना। भेड़ चाल में भागते हैं ना हम हमेशा। नहीं वो तो यदि उसमें, तो आप सोचने के हिसाब से तो बहुत कुछ सोच सकते हो ना, कि यदि ऐसे लोग होते कि जैसे भगदड़ मच रही है एंड दे कुड हैव लाइक जस्ट यूज देयर ओन पावर टू बैरिकेड इट, लाइक देन इट वुड हैव बीन कंटेन्ड। क्योंकि वो स्टैम्पेड में मेन चक्कर वही होता है कि एक जब भागने लगता है तो फिर सब भागने लगते हैं, सब भागने लगते हैं तो फिर सभी भागने लगते, सभी फंस जाते हैं फिर। क्योंकि सभी भागोगे तो फिर कैसे भागोगे, भाग भी नहीं पाओगे। बट जैसे मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे हैं, और आई गेस कुछ वीडियोस देखे और कुछ पढ़ा भी था कि एक बार, मुझे एग्जैक्टली देश याद नहीं है, कि किसी देश की, तो इंडिया नहीं था वो, फ्लाइट में कुछ दिक्कत हो गई थी, तो प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, प्लेन रुक गया ऊपर ही, कुछ तो होने वाला था धमाका। लेकिन स्टिल वहां पे जो अंदर लोग बैठे थे वो एकदम शांति से बैठे रहे, क्योंकि उनको प्रोबेबली फेथ था, या वो सेंस था कि पैनिक होने से और चिल्लाने से तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सेम तो हम मरिया, ऐसी कोई भी चीज। तो हमारे यहाँ पे जो पैनिक और कहीं ना कहीं क्या मेंटल हेल्थ से भी एसोसिएटेड है, कि लोगों की मेंटल हेल्थ में भी दे गेट पैनिक्ड वेरी इजीली। 100%, मैं बोल रही हूँ ना, हम सिर्फ दिखावे और बोलने के लिए यूनिटी बोलते हैं, वो बिहेवियर में नहीं दिखती कभी भी, वो मतलब प्रैक्टिकली वो दिखाई नहीं देती। तो या तो हम बहुत बड़े हिपोक्रेट हैं, ठीक है, सिर्फ बोलने के लिए और अच्छा अच्छा फील कराने के लिए सारी चीजें करते हैं, बट अंदर से हम कुछ और ही हैं, जो हम दिखा नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटी। कहना तो हम चाह रहे हैं कि हम बहुत सेल्फिश, या तो बोल दो मुंह पे तो सामने वाले को उम्मीद ही ना रहे। तो
पता नहीं, मतलब हम, मुझे लगता है हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है सोसाइटी का। कौन सी सोसाइटी का मुझे नहीं पता, कौन है वो सोसाइटी में वो लोग जो अननेसेसरी रोड पे हॉर्न बजाते आपने हैं। पता आज आप तो आरजे हो। हाँ तो कौन है कौन है वो सोसाइटी? लोग, पता कौन नहीं है ये लोग? हमारे आसपास की। कौन है ये लोग जो यहाँ पे चैट में भी आके मेरे को ट्रोल करते हैं, जबकि इतने बढ़िया से इंटरव्यू करे ना मैंने, आप कुछ भी ऐसे ऑब्जेक्शनल तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। Like we are trying to discuss naturally, we are trying to understand things, but still लोग आगे ट्रोल कर रहे हैं। अब देखो ये कौन लोग है, ये कौन सी सोसाइटी है ये? अब इनका चक्कर क्या है? आपको क्या लगता है? जैसे आप तो मोटिवेशन के अंदर करते हो, तो उसका आपके भी ऑब्जर्वेशंस होंगी। तो ये क्या है? ये कि पेरेंटिंग की वजह से है, अपब्रिंगिंग की वजह से है, मेंटल हेल्थ की वजह से है, ये सब क्यों है? देखो, मैंने अपने सोशल मीडिया पे जो चीज एक्सपीरियंस करी है, जैसे कि मैं तो हमेशा अच्छी बातें बोल के वीडियो बनाती हूँ, तो उसमें भी कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाता है, स्पेशली इसी व्यक्ति का जब हमने नाम यूज किया हो, जैसे क्रिकेट वाला मैंने आपको बताया। तो जो लोग पसंद नहीं करते हार्दिक को, वो उनको मैं कुछ भी बोल दूंगी, वो आके बुरा ही लिखने वाले हैं। तो और बुरा लिखने वालों को कुछ भी देखना नहीं होता, वो आपने किसी भगवान जी के साथ भी फोटो डाली है, उस पर भी वो गाली लिख के जाएंगे। तो इसका जो मुझे समझ में आया, जितनी पढ़ाई मैंने करी है, जितना ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर समझने की कोशिश करी, कि एक तो सबसे पहले जब आप अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेट होते हो, अंदर से बिल्कुल नाखुश होते हो, तो आपको समझ में ही नहीं आता कि आपका कौन सा रिएक्शन कहाँ आ जा रहा है, तो आप बिल्कुल वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। दूसरी चीज, स्पेशली जब घर पे कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है ना, आपकी बात आपकी मम्मी सुनती है ना पापा सुनते हैं, घर में आपकी कोई इज्जत है नहीं, तो आप क्या करते हो, वो आपके एक नेचर में आ जाता है कि आप जाके दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करके अपना वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हो। और दूसरों को, जाहिर सी बात है, आप जानने वालों को करोगे तो थप्पड़ मार देंगे। तो आप क्या करते हो, आपके पास आज एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, ऑनलाइन इंटरनेट ही बोल सकते हैं इसको इंटरनेट। पूरा। हाँ, कि आप किसी की भी पोस्ट पे जाओ, कुछ भी लिख के आ जाओ। और जिन लोगों को इमेज इश्यूज हैं, उन्होंने अलग अलग अकाउंट्स बना रखे हैं, पता भी नहीं चलेगा कि यही फलाना हमारे साथ बैठता है, इसका एक अकाउंट भी है, यही गालियां लिख रहा है सारे रिश्तेदारों के पोस्ट पे, जिनको जेलसी है। और ऐसा करते हैं बहुत लोग, मतलब लिटरली मैंने ऑब्जर्व किया है, स्पेशली वही लोग ये ज्यादा करते हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से, और जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पा रहे। घर में सबसे ज्यादा बाहर इज्जत वही लोग ढूंढ रहे हैं। आपको पता है, आपने आपने भी शायद वो लोग देखे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा देखे हैं, जिनको बहुत ज्यादा, मुझे इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा क्या बोलेंगे, इज्जत इश्यूज होते हैं। हिंदी में बोलो ना, इंग्लिश में क्या? अपने हिंदी ऑडियंस है वैसे भी, इंग्लिश ऑडियंस इतनी है ही नहीं। मतलब जिनको ना बहुत ज्यादा ऐसे इश्यूज होते हैं कि आ, आपने अगर उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया, उनको चेयर नहीं खिसकाया, या बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, तो वो ऐसे भड़क जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वही लोग होते हैं जिनको रियल लाइफ में कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से ना वो गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि आपसे इनके बहुत ज्यादा वैसे रिलेशन नहीं है, तो ये आपको कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप पलट के नहीं बोलोगे, बिकॉज पता है कुर्सी का दबाव है या जो भी है, एक्स वाई जेड। तो शायद कोर बहुत अलग है हमारी और प्रॉब्लम इसको से। आपने, इससे पहले हमने जो थर्ड एपिसोड जो किया था एक बार, जो डिलीट करना पड़ा, वो साइकोलॉजी पे किया था। और उसमें उन्होंने यही बात की थी कि पैटर्न सीख दो, कि बच्चों की अपब्रिंगिंग की वजह से, या एनी एनी ह्यूमन बीइंग, द वे दे आर ब्रॉट अप, उसके हिसाब से उनके माइंड में पैटर्न बन जाते हैं। जैसे यू आर द ओनली गर्ल चाइल्ड, सो यू मस्ट हैव सीन द रियलिटी थ्रू ए वेरी यूनिक पर्सपेक्टिव। गर्ल चाइल्ड वाली कैसे होती है, कि जो लड़का लड़की जो मान लो भाई बहन है, तब वो भाई बहन वाली रियलिटी अलग देखते हैं। मान लो तीन भाई भाई होते हैं, तो वो अलग तरीके से अपब्रिंगिंग होती है उनकी, और उसके हिसाब से उनके पैटर्न बन जाएंगे। और वो आप जैसे बाद में जो बात की, जैसे वो इनसिक्योरिटी वाली बात है, उन्होंने एक और चीज बताई कि इससे इनसिक्योरिटी जो जो होती है ना, वो हमसे ये सब चीजें कराती है, कि हम इनसिक्योर है किसी चीज के बारे में, about our own image, about our own views maybe, and that's what, like, you know, it comes out in society, ये पूरी नेगेटिविटी के रूप में। 100%। इसी को वो असुर बोल रही है। आप भी असुर बोलते हैं इसको? नहीं, मैं असुर प्रवृत्ति। असुर तो नहीं बोलती, मैं ये बोलती हूँ कि हम सबकी दो पर्सनालिटीज हैं। एक देवता, एक असुर, हाँ शायद, एक पॉजिटिव, एक हाँ, नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बट क्योंकि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो हम चीजें सुधारेंगे कैसे? तो अगर आप बहुत हेल्थी वे में उसको एक्सेप्ट कर लो, तो वो काम हो सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है।
मतलब ठीक है, सबकी होती है वो, क्यों आपको ऐसे पोर्ट्रे करना है कि नहीं नहीं मेरी तो एक ही पर्सनालिटी है, मैं बहुत बढ़िया इंसान हूँ, मतलब नहीं। बट ये चीज आप जो बोल रहे हो ना, ये असली में करने के लिए लोग करते ही नहीं है। करेज चाहिए। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, हम्म इट्स लाइक कि तुम जैसे हो वैसे ही हो, हम्म यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। हम्म अब जैसे मैं तो ऐसे ही उसी चीज को बोलता हूँ, हम्म जो भी चीज मैं करता हूँ लाइक इन अ वे आई ट्राई टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट अबाउट इट, हम्म कि यार देखो मैं तो ऐसा हूँ एंड दिस इज व्हाट आई एम। कुंभ में भी ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे बाबा बाबा, मैं कितने बार बोलता था "माँ, मैं तो बाबा नहीं हूँ"। फिर वो बोलते थे अच्छा ये है, ये नाम वो नाम। तो अभी फाइनली जैसे सब कुछ डिसाइड करके यही हुआ कि हाँ अब ऐसे ही ठीक है अपना नाम। सही बात है। वही बोलता है, क्योंकि मतलब वो काम इम्पोर्टेंट है, वो चीज इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम किस टैग के अंदर कर रहे हो। मतलब यही बात होगी ना कि लोगों ने आपकी परमिशन नहीं चाहिए कि आपको आईआईटी बाबा सुनना अच्छा लग रहा है या नहीं। या मैंने एक इंटरव्यू में भी देखा था जहाँ पे आपने बोला कि भाई मेरे को नहीं पसंद मेरा नाम अभय सिंह है या जो भी है, बट उनको लग रहा है अच्छा, उनको लग गया कि ये चल रहा है। तो आप सोच रहे हो मतलब अपनी सेल्फिशनेस के चक्कर में आपका नाम ही आईआईटी बाबा पड़ गया। हाँ, नाम ही बदल दिया मेरा। नाम ही बदल दिया। आधे लोग तो मेरे को ये भारत में ऐसे ही जानते हैं, वो मेरे ऐसे ही नाम किसी को नहीं पता। वो कहीं पे जाओगे तो लगा आईटी बाबा आईटी बाबा। चलो वो भी ठीक है, एक वो भी एक नाम हो गया, बहुत सारे नाम होने बढ़िया रहते हैं। अच्छा आप फिर वो आपको ना जो मेन मोटिवेशन वाला है, आप और बताइए आपकी जो इंसाइट है, जैसे पेरेंटिंग के ऊपर बात की हमने, सक्सेस के ऊपर बात की। जैसे सक्सेस के ऊपर आपने बताया कि टाइम ही सब कुछ है, टाइम में सब कुछ है। राइट? टाइम ही बनाता है और टाइम ही बिगाड़ देता है। बिल्कुल। तो किसी की सक्सेस में जब वो टाइम सही है तो ना ज्यादा उसको वो करना चाहिए पॉजिटिव वे में, और जब वो नीचे जा रहा है तो ना उसको ज्यादा नेगेटिव वे में करना चाहिए, राइट? 100%। और बताइए कोई इंसाइट आपकी जो आप डाल के Insight शेयर मतलब किया आपने, टाइम के बारे में। जैसे आपने सुसाइड के बारे में भी शेयर किया है बच्चों के ऊपर आई थिंक। मतलब सुसाइड के बारे में ऐसे शेयर नहीं करा, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि ये वर्ड ही ना यूज करूँ, बट मैंने ऐसे बहुत बार वीडियोस बनाए कि गिव अप करना, गिव अप करना, हाँ उसका ऊपर कंटेंट देखा था मैंने वही। आपका, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट और वो पेरेंटिंग से भी रिलेटेड है। क्योंकि बहुत बार लोग गिव अप इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में उनको लगता है कि अब उनको अब एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं है इफ दे डोंट क्लियर दिस एग्जाम, एंड इंक्लूडिंग द पेरेंट्स। क्योंकि यदि पेरेंट्स होते, मानो सोसाइटी कुछ भी बोले, बट यदि पेरेंट्स ऐसे होते कि वी विल एक्सेप्ट यू, तेरे 20 मार्क्स आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 50 आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 60 आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता, वो नहीं होता है। बिल्कुल 100%। मतलब मुझे लगता है कि यार अब हम ह्यूमन बॉडी हैं, ठीक है, हम सिर्फ हमारा नाम जानते हैं, हम सच मतलब सही मायनों में हम जानते ही नहीं है ना खुद को। अगर हम खुद को जानते हैं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, हमें सब कुछ समझ में आ जाता, कौन सा ट्रिगर है, कब गुस्सा आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है, पर हम जानते ही नहीं, ठीक है। ऊपर से जब हम खुद को नहीं जानते, उसके बाद से कोई आप पर इतना प्रेशर डाल दे कि इससे तो मुझे ये उम्मीद है ये बनने की, इससे तो मुझे ये उम्मीद है ये करने की, आपसे बिना पूछे कि हमारा बेटा तो ये बनेगा ही, या हमारी बेटी तो ये बनेगी, हमारी बेटी तो ये कभी नहीं कर सकती, आपसे बिना पूछे, ठीक है, कि आप ये करने वाले हो नहीं करने वाले हो, मतलब इतना प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट कर दिया। तो अब 1000 लोगों में से 900 लोग होंगे ऐसे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिन्होंने एक आदत डाली होगी ये सब चीजें टॉलरेट करने की, वो कहीं ना कहीं इसको बहुत इजीली लेके चले जाते हैं। बट उसमें से 1000 में से 100 लोग ऐसे होते हैं ना जो शायद बट उनको भी मेंटल sensitive ट्रॉमा है। तो होता होगा। हाँ मेंटल ट्रॉमा तो होता है, फिर वो अलग तरीके से निकलता है, बट वो 100 लोग बिल्कुल ऐसे ही बहुत सेंसिटिव है, उन्होंने सहन ही नहीं किया तो उन्होंने गिव अप कर दिया ना, उन्होंने उनसे नहीं हुआ, उन्होंने हो सकता है कि एक लिमिट तक सहन किया, बट एक, क्योंकि आप देखो जितनी भी सुसाइड्स लास्ट मुझे याद है, अभी तो ऐसा भी हो गया इंडिया में कि एग्जाम सीजन सुसाइड सीजन ऐसी बातें चलती है, मतलब इवन वो कोटा वोटा में जब वो एग्जाम्स होते हैं, तो आप सोचो ना, तब वो लिख के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मम्मी पापा मैं ये नहीं कर पाई, आई एम सॉरी मम्मी पापा, आई एम सॉरी मैंने आप लोगों का विश्वास तोड़ दिया। तो आप सोचो कि इस पॉडकास्ट को पेरेंटिंग के ऊपर ही बना देते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे पेरेंटिंग के ऊपर बात किया है, एंड आई थिंक यू आर आल्सो वेरी लाइक अटैच्ड टू दैट कांसेप्ट एंड यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। लाइक इस पे भी लोग बोलेंगे आपको, तो मैंने पर्सनल से देखा था आपके बोल रहे थे कि बाबूजी पहले शादी करो, बच्चे करो, फिर आपसे जानेंगे पेरेंटिंग क्या होता है। मुझे मुझे तो लड़की को तो बोलते ही है, जब खुद का बच्चा होगा ना तब समझ में आएगा।
जो खुद का बच्चा होगा तो समझ में आएगा। बहुत बोलते हैं ना ऐसे लोग। पानी पीना क्या आपको? नहीं नहीं नहीं। जला दो हर हर महादेव। तो आप लोगों को क्या पूछना है इनसे बताइए आप। गुड डिस्कशन। 1K वाव, 1K वाव तो हटाओ, डिस्कशन पे आओ, ठीक है। हर हर महादेव सर, हर हर महादेव। बी वन अटेंटिव। मोर ऑन पेरेंटिंग। पेरेंटिंग के ऊपर और भी करेंगे, साइकोलॉजी के ऊपर जैसे क्या था तो वो पेरेंटिंग भी इन्वॉल्व कर लेता है कई चक्कर में। पेरेंट्स बच्चों की आड़ में अपनी हसरतें पूरी करना चाहते हैं। 3 इडियट्स देखी है। ये डिलीट क्यों कर दिया तुमने कमेंट? इतना बढ़िया तो कमेंट था। करना है उसको। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए। नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ यार। तुम ऐसे फोन देखोगे तो हमें डिस्ट्रैक्शन होगा। बंद। ये वाला डिलीट मत करो यार ना। ये तो बहुत गलत है ना। अरे आप मेरे से बातें करो ना, छोड़ दो, भूल जाओ उसको। ये शादीशुदा है, इनके हस्बैंड भी यहीं पे बैठे हुए हैं। और मेरा तो फोन स्क्रॉल कर रहे हैं आप। और वो इनका फोन स्क्रॉल कर रहे हैं तो इनको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। क्योंकि बहुत सही टाइम मिल गया है, मैं कुछ कर नहीं सकती। कल की वर्ल्ड में नैनी जी का स्वागत। बिल्कुल नैनी जी का स्वागत। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, एंड यू आर अ ग्रेट लिसनर। लिसनर भी सही हूँ मैं, स्पीकर भी सही हूँ। सही तो बोलता हूँ देखो। जो कर दिया सर मॉडरेटर डिलीट करते गए सारे मैसेजेस। पीछे दिया है, आगे होकर बैठिए मैम। आगे होकर बैठ जाइए थोड़ा। आप आगे बोलेगा, आप थोड़ा पीछे बैठे हो, आप आगे बैठ जाइए थोड़ा सा। अच्छा। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है ना यार, वो अपने हिसाब से ही बैठी है। मैंने तो उनको बिठाया भी नहीं ना, क्योंकि ये सब पूरा हमने एडजस्ट भी साथ में बैठ के ही किया है कि अच्छा यहाँ पे बैठेंगे, ऐसा कैमरा एंगल होगा, ये सब। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेरा कुछ ऐसे उसमें रोल था मतलब। फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, लव यू सर, काइंडली इग्नोर सच टाइप ऑफ पीपल हु ट्रोल्स यू। वो इग्नोर तो है ही ना, अब तुमने देखा नहीं क्या? मैं तो अपने काम पे ही ध्यान दे रहा हूँ ना। वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश कल की वर्ल्ड ओनली। सो कल की वर्ल्ड के अंदर बेसिकली ये अलग अलग टाइप के लोगों को हम बुलाते हैं, so that we can talk about different stuff and then we can relate that to spirituality. अभी इन्होंने जैसे इनके जो इंसाइट्स हैं, ये अब आरजे हैं, इनके वैसे भी इंसाइट सोसाइटी के बारे में काफी क्लियर है मतलब। आई थिंक शी इज ए मोर ऑफ लाइक ए ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग इफ यू आस्क मी। एंड मैंने इनको लाइक ऑफ जब शुरू में नहीं किया था वही बोला था कि यही एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी है। मतलब जो इंसान बिल्कुल ईमानदारी से, जब उसको नहीं पता तो नहीं पता बोलता है, जब उसको पता हो तो पता हो बोलता है, जब उसको जैसे लगा कि यार ये वाली चीज मुझे ऐसी लगी, एंड दे एक्सप्रेस इट, वही तो असली स्पिरिचुअलिटी है। लाइक उसके अलावा क्या, तुम बाकी तो तुम भगवान का नाम कितना भी जपते रहो, वो सब करते रहो। वो एक है ना, वो श्लोक है कि मुहावरा है, क्या है वो लाइन, कि बाकी मन को धोया नहीं, बाकी सब शरीर को धो लिया, संसार को ठीक कर लिया तो क्या फायदा हुआ? ये मन तेरा वैसा का वैसा है तो। बट जिसका मन ठीक है, बाकी उसका कुछ भी खराब हो, वो भगवान को पा ही लेगा मतलब। क्योंकि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। ट्रू। हाउ टू हैंडल किड्स ऑब्सेस्ड विद स्क्रीन टाइम। आई गेस उसके लिए बहुत मेहनत पेरेंट्स की लगेगी जो करना नहीं ये चाहते। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, मैंने अपने क्योंकि ये बच्चों से ही 2 साल के बच्चे फोन पे एडिक्टेड है। वो दूध नहीं पीते हैं, कुछ और नहीं करते हैं, लेकिन उनको यदि वो फोन पे वीडियो गेम नहीं तो पर आप समझो ना कि वो एडिक्ट हुए कैसे। मतलब आपने ही, वो पैदा होती तो उसको कुछ हाथ में लग नहीं गया था कि नशा करके आया वो एडिक्शन फोन का। बट आपने ही चूज किया ना कि आपने सोचा कि नहीं समझ रहे तो उसे फोन दे दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिजी हैं, हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो हम फोन दे देते हैं। पहले हम लोग मतलब एज अ, मेरी कोई ऐसी बहुत एज नहीं है बट स्टिल मैंने भी वो कहानियां सुनी है, ठीक है, मैंने गेम्स खेले। मतलब हमारे पेरेंट्स को ये चीज तो बहुत अच्छी आती थी, या ये कह सकते हैं उनके पास ऑप्शन नहीं था, उनको नेचुरली एंगेज करना आता था बच्चों को। ठीक है, रात में सोते वक्त मतलब कौन सा हमने फोन चलाया, कोई फोन नहीं था हमारे पास। कहानी सुन के हमारी इमेजिनेशन डेवलप हो रही थी ना, कि हम कहानी सुनते थे, हम उसी से हमारी इमेजिनेशन शायद तभी बचपन से डेवलप होनी शुरू होती है। बट अभी क्या है, आपको कोई डेवलप करना ही नहीं है इमेजिनेशन। आपके पास फोन है, इवन वो फोन देख देख के आप इतने ब्लॉक्ड हो जाते हैं बच्चे कि जब आप उनके साथ खेलना चाहो तो वो इरिटेटेड रहते हैं। तो आई गेस ये तो बहुत सिंपल है, आपने ही वो एडिक्शन उनको लगाया। तो जो ये वो एडिक्शन इसलिए कि अटेंशन नहीं मिल रही। अटेंशन नहीं मिल रहा, एग्जैक्टली exactly. पर फोन उनको दिया किसने सबसे पहली बार? बात तो यही है ना। वो कितने कितने टाइम के लिए दिया। मैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को भी जानती हूँ जो बहुत मेहनत लगती है, पर उन्होंने अपना स्क्रीन टाइम का तो ले ही रखा है, एक रूल बना रखा है, पर अपने बच्चों के स्क्रीन टाइम का भी रूल बना
से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि वो बच्चों को अटेंशन दे, उन्हें उस उम्र में जितना प्यार की जरूरत है या उनके ब्रेन को जितना अटेंशन की जरूरत है वो उसे दे, जैसे कि बड़े होके वो उन्हें परेशान ना करे। तो ये आई गेस अच्छी चीज है, आजकल के मॉडर्न पेरेंट्स भी समझते हैं, बट सेम तो नहीं पेरेंटिंग समझते। बड़ी मेहनत वाली चीज है, मतलब जितना मैंने समझा है, बहुत जितना आज हमने जितना डिस्कस किया है कि बहुत इट्स नॉट एन इजी थिंग टू बी अ पेरेंट। बिल्कुल। सो आपके हिसाब से एक पेरेंट को कैसे प्रिपेयर होना चाहिए? जैसे मान लो अब आप पेरेंट बनोगे कभी लाइफ में, हम्म। सो व्हाट थिंग्स यू विल टेक केयर व्हिच मे बी यू डिडंट गेट? सबसे पहले तो मैं मतलब हो सकता है इस पे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस आए, बट मैं इस बात में बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि जब जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो तो बच्चा पैदा कर लो सब सही हो जाता है। भाई नहीं होता सही। सो बच्चे की बच्चे को लाइफ का एम मत बनाओ, आप ये बोल रहे हो? लाइफ उसका मीनिंग ऑफ Exactly. लाइफ बच्चे को मत बनाओ, तुम्हारे पास खुद का मीनिंग ऑफ लाइफ होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, अगर आप भगवान को मानते हो, अगर आप धर्म में मानते हो, तो आप सोचो कि ये इससे ज्यादा दुखद और बुरी चीज क्या हो सकती है कि आपने एक ह्यूमन बीइंग को इस धरती पर ले आए जबकि आप केपेबल नहीं थे उसको संभालने के, जबकि आप खुद किसी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे जो कि आपको पता भी नहीं है, आप एक्सेप्ट भी नहीं करोगे, और आप खुद परेशान थे, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में चल रहे थे, और अभी आपने बस उसे लेकर आ गए हो। अभी चल रहा है काम जैसे चल रहा है, बड़ा हो रहा है जैसा हो रहा है, बट दिस इज नॉट राइट ना। एक ऑप्शन ये So भी तो first, unless you are fit, unless you think that you are fit to be a parent, and you are not making child the meaning of your life, कि अब ऐसा नहीं कि तुम लाइफ में बोर हो गए हो कि अब तुमका यार जो भी हो गया, मोनोटोनस लाइफ हो गई, अब क्या करे, तो बच्चा पैदा कर लो तो कुछ और नया ड्रामा मिल जाएगा तुमको। यदि वो वाली सोच है तो मत करो। इनके पहला सजेशन तो यही है। दूसरा सजेशन ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ यही है कि एक टाइम लिमिट तय की गई है कि भाई बच्चा होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, और एक एज होती है। मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती इस चीज से, 100% एक एज होती है, क्योंकि मैं उस थ्योरी में नहीं बिलीव करती कि एम्बिशियस खुद का पहले बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, फिर बच्चा पैदा करना है। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी एज है, फॉर एग्जाम्पल 30 के बाद आप नहीं बच्चा पैदा कर पाओगे, मेडिकल बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, तो जब आपको ये पता है तो बाय द एज ऑफ 20 ये डिनाई करने से कि अभी शादी नहीं करनी, अभी कौन बच्चे की बातें करता है, ये सब एक्सेप्ट कर लो कि फ्यूचर में ये सब कुछ होने वाला है, और तभी से अपनी मेंटल हेल्थ पर खुद को हेल्दी बनाने पे काम करने लगो। जो भी होता है सेल्फ लव की जर्नी होती है, खुद में खुश रहने की जर्नी होती है, क्योंकि जब तक आप, मुझे तो ये समझ में आया क्योंकि बहुत टाइम तक अभी भी शायद मैं सीख ही रही हूँ कि हम खुद से नहीं करते भाई प्यार, हम दूसरों में ढूंढते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और मतलब मेरे तो मिस्टर हस्बैंड भी यहाँ बैठे हैं, बट सीरियसली आपको माँ बाप में नहीं मिलेगा, आप पति में ढूंढोगे, पति में नहीं मिलेगा फिर कहीं और ढूंढने लगोगे, तो ये एंडलेस जर्नी है, ढूंढते ही रहोगे। तो इससे बेहतर है कि एट द एज ऑफ 20, 19, 18 आप सबसे पहले ये सब सीखना शुरू कर दो, फिर आराम से करो ना यार बच्चा पैदा, वो भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे। नहीं तो आप पति पत्नी लड़ते रहोगे फ्रस्ट्रेशन में। जो क्या सीखना शुरू करो? सेल्फ लव सीखना शुरू कर दो। एक बार ये चेक कर लो कि सच में आपकी मेंटल हेल्थ तो सच में ठीक है ना। हमें नहीं पता होता, हम सारे ब्लड टेस्ट और ये टेस्ट कराते हैं, बट कोई इसमें बहुत बुरी बात नहीं है कि आप मिल लो किसी थेरेपिस्ट से, आपको थोड़े भी कुछ अपने ट्रेट्स दिख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आपको बहुत ही गुस्सा आता है, अननेसेसरी आप गाली देते हो, या आपको कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, आपकी पर्सनैलिटी कुछ टाइम कुछ और होती है, कुछ टाइम कुछ और होती है, या फिर आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट इश्यूज हैं, 4 दिन आप किसी से बात करते हो एकदम वो आपको इग्नोर करने लग जाएगा, आप पैनिक होने लग जाते हो, अरे भाई मैंने तो उसको इतना टाइम दिया। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत बड़ी बन जाती हैं बाद में जाके। तो अगर अगर मुझे मतलब मैं खुद को बहुत अभी भी प्रिविलेज मानती हूँ कि शायद मुझे बहुत धीरे धीरे सब पता चलना शुरू हो गया, बट अगर सोचो मुझे 19-20 साल में ये सब कुछ पता चल जाता और तब मैं काम करती, तो आज मैं मतलब हाँ तो सही है ना, जैसे आपने जान लिया, अब आप बताओगे तो 19-20 वाले भी पॉडकास्ट देख रहे होंगे ना, दे विल गेट टू नो कि हाँ भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट दे विल वर्क ऑन इट, right? So that is the main aim only, no, to share your story so that people can see like, okay, this is how she did it, so maybe this is how you can understand life also yourself.
तो यही है बेसिक, मतलब बहुत सिंपल चीज पर है। आप स्पिरिचुअलिटी में कैसे आए, अब ये बताइए मुझे। स्पिरिचुअलिटी में कैसा है, देखो मतलब आप क्या भगवान को मानते हो? मैं बिल्कुल भगवान को मानती हूँ, बट मेरा वही कॉन्सेप्ट है कि भगवान क्या है आपके लिए, मतलब भगवान? एक एनर्जी है। मतलब मैं सच में बहुत ज्यादा ऐसे बिलीव नहीं करती कि ये वाले भगवान है, क्योंकि मैं जैन हूँ तो जैनिज्म एक बहुत अलग थ्योरी पे काम करता है। ऑल्दो एक बहुत अच्छा मैसेज भी देता है कि जियो और जीने दो, लाइफ का फंडा यही होना चाहिए, पर हम इस पे भी फोकस नहीं करते, क्योंकि हम ना खुद जीते ना जीने देते। हमारी थ्योरी ऐसे महावीर काम जैन के करती है। बारे में पढ़ा आपने? महावीर जैन के बारे में पढ़ा है, बहुत बहुत कुछ नहीं बट पढ़ा है। तो धर्म के बारे में मेरी फिलोसफी बहुत सीधी सी है कि सिर्फ किताबें पढ़ना, बहुत लंबे लंबे जाप देना, जो मैंने अपने घर में भी देखा है, बाकी लोग भी यही करते हैं, मंदिर जाना सोमवार मंगलवार, ये बहुत अच्छी बात है, बट उस धर्म को फॉलो करने में मैं ज्यादा बिलीव करती हूँ। मतलब इंसानों के प्रति थोड़ा काइंड रहना, और ये जो सारी चीजें होती हैं कि सामने वाले का दुख इसलिए नहीं, एक अच्छा इंसान बनना, मतलब एक आप अच्छा इंसानी धर्म को धर्म बहुत, मानते हैं। हाँ और एक्चुअल में वही धर्म होता है, जो लोग धर्म को रिलीजन समझने लगे आज के टाइम में। एग्जैक्टली। धर्म का एक्चुअल मतलब होता है कि तुमको जब मानव शरीर में आए हो तो तुमको अपने रोल को कैसे निभाना है, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी जो गाइडेंस देता है वो धर्म देता है। अब महावीर जैन ने भी जो धर्म दिया वो भी वही है, वही। बुद्ध ने जो धर्म दिया वो भी वही है। शांति। इन अ वे कि वो बताना कि तुम्हारी लाइफ का मतलब क्या है, तुमको तुम मनुष्य तो बन गए हो, और तुम्हें यहाँ पे आके तुमको अलग अलग थ्योरीज बता दी है लोगों ने कि ऐसा है वैसा है, पेरेंट्स तुमको अलग अलग थ्योरी बताते हैं, दुनिया ऐसी है दुनिया वैसी है। एक्चुअल में दुनिया कैसी है किसी को नहीं पता है, एक्चुअली में दुनिया कैसी चल रही है किसी को नहीं पता है। तब वो वाली जानकारी कि ये सब है क्या, हम इंसान बन के आए हैं या लड़का या लड़की बन के आए हैं, तो हम क्या करें यहाँ पे, कैसे हमको जीवन जीना चाहिए कि ये हम इस इंसानी जीवन का बिल्कुल फुलफिल्ड तरीके से जी पाए, और हम क्यों जी रहे हैं वे, लाइक वो सब बात है ना कि इसके बाद मरने के बाद क्या होता है, ये सारे सवालों का जवाब जो है सही बात है। तो ये होगा ना, मतलब कि यार ये अब हम आए कहाँ से है, अब जैसे ये वाला एहसास तो सबको होता है कि हम हैं, आपको भी होगा हम हैं, सही बात कि ये तो डिनाई आप नहीं करोगे अपने एग्जिस्टेंस को। नहीं नहीं, एक वो मेरे रोचित के साथ इंटरव्यू किया था, उसने तो ये भी डिनाई कर दिया था, बोले मुझे कैसे पता कि मैं हूँ, मगर तू पागल है तुझे ये कैसे नहीं पता कि तुम है, मतलब ये बोलने वाला कौन है, उसको भी तो पता ही होगा ना, जो बोल रहे हैं उसको ये तो पता ही है कि वो है वही। तो अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस को कैसे डिनाई कर सकते हो, वो तो अनडिनाइबल चीज है। ट्रू। लाइक हम चेतन हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, यू कैन नॉट डिनाई इट, राइट। ट्रू 100%। तो उसके बाद वो चेतन होने के बाद फिर मुझे जो एहसास होते हैं, अच्छे बुरे का एहसास, पेन प्लेजर का एहसास, कोई चीज बढ़िया लगती है कोई चीज खराब लगती है, फिर हम अपने से पुराने जीवन में कभी शादी करना बच्चे करना, ये पूरा जॉब का गेम एग्जाम्स का गेम, ये अलग अलग गेम खेलते हैं यहाँ पे, और जाके वो बनना तो काशी की फसल में है मतलब सही बात है। ये सबको पता है, Ultimately. बट आधे लोग तो वो उस चक्कर में जीवन में भूल जाते हैं इस सत्य को। जैसे आपने बताया ना, जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों को रियलाइज हुआ, अरे लाइफ बड़ी ट्रांजिएंट है यार, कभी भी खत्म हो सकती है, इसको एंजॉय करो, इसको पूरा जियो। ट्रू। बट वो लोग जनरली क्यों भूल जाते हैं? जनरली भूल जाते हैं क्योंकि हम इतना ऑक्यूपाइड कर लेते हैं खुद को, मतलब किस बाकी चीज में, मतलब जो भी हमारी डेली की चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों के लिए कुछ करना है, इसको तहावी कर लिया। नहीं, बट उस चीज को याद करके भी वो चीज नहीं की जा सकती क्या, मतलब कि नहीं। हम हमेशा ये भी याद रखें कि यार लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, nothing is granted, so we have to live everything completely also, and still we can plan, like we can live in present but still we can work for future also. It's not like you don't plan or you don't do anything. बट यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि हम, मुझे नहीं पता हमारा ह्यूमन बॉडी कैसे बना है या कैसे डिजाइन हुआ है कि हमें रिमाइंडर्स की बहुत जरूरत पड़ती है। कोविड में हमें इसलिए याद रहा क्योंकि डेली 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 एक कॉल आ रहा था ये चले गए, एक कॉल आ रहा था ये चले गए, तो वो डर कंटिन्यू था। कोविड के बाद भी आप देखो ना, कितने दिन तक हमने सैनिटाइजर और मास्क यूज किए हैं, कोई नहीं किया। जैसे ही वो डर हल्का हल्का हमें लगता है कि अब सब ठीक है सब ठीक है, हम सब भूल जाते हैं। जैसे ही हम हॉस्पिटल से आते हैं, किसी को देख के हमारे घर में कोई डेथ हुई होती है, तो हमें वो डर याद रहता है। तो हमें रिमाइंडर्स की जरूरत होती है, हम नहीं याद रख पाते कुछ भी।
लोग चले जाते हैं, हम उनको याद नहीं But वही तो मेन चीज है कि याद, ये सत्य याद कैसे नहीं रहता कैसे है? नहीं रहता। एग्जैक्टली पता नहीं है कैसे याद नहीं रहता, क्योंकि हम मे भी शायद खुद ही भ्रम में रहना ज्यादा खुशी देता है, सत्य में रहना हमें ज्यादा कॉन्शियस कर देता है, तो प्रोबेबली हमें वो अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है कि हम कोई अलग जोन में जा रहे हैं, तो मतलब अच्छा लगता है लोगों So को भ्रम में in a way, मैं जिसको जैसे देखता हूँ ना कि वो ऐसा है कि तुम अपने प्रेजेंट को रहना। जो है तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो पूरा. एग्जैक्टली। So basically, let's say if I'm sitting with you doing podcasting and I'm Hmm. thinking, यार इसकी जगह पे दीपिका पादुकोण होती तो कैसा लगता है? So then basically I'm not living what I have with you completely, ट्रू। and I'm trying in future to put something together. और उस चक्कर में मैं प्रेजेंट को ही पूरा नहीं जी रहा हूँ. तो है ना? मे भी शायद यही प्रॉब्लम है रिलेशनशिप्स में भी, कि अब जो पार्टनर हमारे पास है, जैसा भी है, अच्छा बुरा भला, कई बार हमने चूज किया होता है, कई बार शादी अरेंज मैरिज होती है, तो हम उसको छोड़ के यही सोच रहे हैं कि ऐसा होता तो अच्छा होता, या उसके जैसा होता तो अच्छा तो उस चक्कर में तुम प्रेजेंट में भी जो तुम्हारे पास है उसको पूरा डिनाई कर रहे हैं। मतलब डिनाई भी नहीं, मतलब इस लाइक कि तुम लाइफ के एक्सपीरियंस को डिनाई कर रहे हो जो लाइफ ने तुमको दिया है, टाइम खराब कर रहे एंड यू आर ट्राइंग टू लिव इन सम फैंटेसी लैंड, लाइक यार मेरी लाइफ ऐसी हो जाती तो, हैं। बट वो तो नहीं होने वाली है. ट्रू। बट तुम जो दी हुई लाइफ है वो भी नहीं जी रहे हो. मतलब यही है ना, मोस्ट ऑफ द इंसान के दिमाग में यही कॉन्फ्लिक्ट आता है, चलता रहता है 100%। इसीलिए वो प्रेजेंट को कभी नहीं जीते. बिल्कुल कोई भी नहीं जीता। आप सोचो ना, एक 1 BH के घर में रह के हम ये सोचते रहते हैं 2 BH होता तो यहाँ सोफा रख लेते, यहाँ डाइनिंग टेबल रख लेते, 2 BH में आते तो बच्चों के लिए एक कमरा हो जाता, गेस्ट रूम हो जाता, 3 BH में आते तो एक पार्टी हॉल भी हो जाता, तो ये तो नेवर एंडिंग है ना साइकिल। बट ये लोगों को समझ में कैसे नहीं आता है? मेरे को समझ में आता है ये नेवर एंडिंग साइकिल है. मैंने कितने बार लोगों को बताया कि थॉट लूप में चलता है, बट और वो थॉट हमेशा जो कार्विंग जो पैटर्न है ना वो तुमको लूप में घुमाते रहते हैं. समझ में आता ही है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो इन सबको समझ में आ रहा होगा, ये सब आ रहा है तुम लोगों को समझ में? बताओ. अगले 2 घंटे के लिए बहुत वैसे होने वाले हैं, लाइक कॉन्शियस। पावर ऑफ नाउ समझ में आ रहा है तुम्हें कि लाइफ में जो भी चीज तुमको मिल रही है बेसिकली उसको पूरा जीना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगले मोमेंट में वो भी ना हो. इसका ना मैंने ये लाइफ में मैंने वैसे फील किया था कि जैसे वो जो जुना अखाड़े वाले साहब भी शायद मिले होंगे ना, वो सोमेश्वर जी जो थे, जिसमें उनके साथ रहता था, तो वो है ना, मेरे को पसंद थे घाट वाला एरिया जो शांति वाला. अब वो जो है वो सारे दिन रूम के अंदर रहते थे, और उनकी जो हेल्थ एज भी है वो काफी हो चुकी है. अब उनको पसंद था कि बाजार में घूमे. मैं उनको बार बार बोलता था कि नहीं यार बाजार में घूमने नहीं जाएंगे, मतलब मेरे को पसंद है भीड़ भाड़ कर, मैं तो घाट के ऊपर बैठना गंगा जी के पास, मेरे को वहां पे मजा आता है. अब फिर बाद में मेरे को समझ में आया कि इस इंसान के लिए शोर भी शोर नहीं है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि कल को ये शोर भी नहीं रहेगा. जिसको सही में मौत दिख रही हो उसको तो यही लगेगा ना यार कल को मेरे को ये भी नहीं रहेगा, तो कम से कम इसका तो एंजॉय करूं. तो मैं बैठ के उसको वैसे देख रहा हूँ कि ये शोर और म्यूजिक है, बट उसके लिए तो वो शोर भी लाइक एक एक्सपीरियंस है जो कि वो प्रिजर्व करना चाहता है. बट वो चीज हमको तभी ज्यादा रियलाइज होती है जब हमारी डेथ ज्यादा करीब हो. वो जनरली क्यों नहीं रियलाइज होती कि लाइफ में हर एक एक्सपीरियंस जो दिया गया है, चाहे वो पेन का हो चाहे प्लेजर का हो, वो बोनस एक्सपीरियंस है. वो एक एक्सपीरियंस है, तुमको एक्सपीरियंस करने को तो मिला ना भाई कुछ. वैसे भी कुछ फर्क तो पड़ने नहीं वाला उसका फाइनली. लाइक जो भी लाइफ की स्टोरी होगी फाइनली लाइक वो तुमको कुछ लेके तो जाओगे नहीं साथ में, कुछ होगा भी नहीं. ये धरती के ऊपर भी कितने सारे बड़े बड़े राजा आके गए, किया ये किया वो किया, किसी ने ये किया, क्या है मतलब कुछ नहीं ना, वही धरती है आज भी. लाइक इस जमीन पे हम खड़े, इसके ऊपर भी कितने लोगों ने फाइट की होगी, कितने युद्ध लड़े गए होंगे. तो आज भी किसके पास है जमीन? किसी के पास नहीं है. अभी कल को भी कोई और फाइट करेगा बट किसके पास रहेगी? किसी के पास नहीं रहेगी. तो इन अ वे यू रियलाइज कि ये सारी चीजें तो बिल्कुल शैलो है, लाइक इनका तो कोई मतलब ही नहीं है. बट मेन पॉइंट वो है कि लोग भूल कैसे जाते हैं. ये वाली चीज लोग भूल कैसे जाते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ प्रेजेंट है जीने के लिए, जबकि ये इतना ऑब्वियस फैक्ट है कि तुम्हारे पास सिर्फ प्रेजेंट होता है जीने के लिए, ना पास्ट है ना फ्यूचर है. उसी को पूरा जीना है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो दुख वाला भी हो तो भी तुम उसको पूरा जियो, क्योंकि है तो नहीं जीने के लिए तो मिला ना. सही बात है. ट्रू मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि
रिमाइंडर्स का इंतजार मत करो, या उस दिन का जब तुम्हें को ये बताए कि ये डिसीज हो गया। मतलब मेरे को बार बार एपिसोड करने पड़े, बार बार पॉडकास्ट करके मैं वही चीज तुमको समझा रहा हूँ, बार बार करके तुमको वही चीज पॉइंट आउट करूँ, वो मत करो ना। कितनी बार हम तो इसी चीज को डिस्कस करते रहते हैं बार बार, पावर ऑफ नाउ, प्रेजेंट, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी तो यही है, प्रेजेंट में रहना। प्रेजेंट में रह के ही लाइफ पूरी जी जा सकती है। जैसे मैं जब इस जयपुर के अंदर ही ना जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी है, तो जब आपने जो वो सीरीज देखी थी ना, थॉट सीरीज मैंने दिखाई थी, उसी टाइम के आसपास मेरे को यहाँ पे गेस्ट लेक्चर लेने के लिए बुलाया था उन्होंने, यूआई यूएक्स के ऊपर। अच्छा। तो मैं वो जो फर्स्ट, वो मैं जो पढ़ा रहा था क्लास में सेकंड ईयर वाली थी, फिर मैं वो फर्स्ट ईयर वाले कोई तो प्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो उसको देखने के लिए गया। तो मेरे से पूछते हो कि सर मैं चाहता हूँ कि मैं ये भी सीख लूं, मैं वो भी सीख लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, आप बताइए बेस्ट तरीका क्या है। मैं बेस्ट तरीका है कि ये तू अभी जो सीख रहा है ना उसको पूरी तरीके से सीख ले, ताकि उसको अंतर को रिविजन ना करना पड़े। तो बाकी क्या सीखेगा क्या नहीं सीखेगा वो भूल जा। अभी जो तू बेसिक सीख रहा है उसको यदि तूने बढ़िया से सीख लिया, तब तू नेक्स्ट स्टेप बढ़िया तरीके से पहुंच पाएगा। बट उसको वो सजेशन अच्छा नहीं लगा, वो चूंकि वो जनरली चाहता था कि वो थर्ड ईयर वाले ऐप बनाना सीख ले अभी के अभी, है ना। उसको फंडामेंटल्स में कि सिमेट्री क्या होती है, हार्मनी क्या होती है, वो सिखा रहे हैं डिजाइन के अंदर। बट उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसका ऐप बनाने में इंटरेस्ट है। मैं उसको वही बोला कि तू जो अभी जो एक्सपीरियंस कर रहा है ना, यदि उसको तू पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करके पूरी तरीके से नहीं जिएगा, तो तू बाद के जो एक्सपीरियंस, अगेन वही चीज होगी ना, वो फ्यूचर में प्लान कर रहा है, क्योंकि वो प्रेजेंट उसको अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल 100%। तो यही मेन चीज में अटकता है इंसान। और जब वो फ्यूचर मान लो उससे भी खराब हो गया, तो वो उस पास्ट को मिस करता है फिर। वो तो सोचता है फ्यूचर बेटर होगा, कई बार खराब जो है वो भी चला जाता है। कि मान लो तुम्हारे पास अभी 1 लाख रुपए है, तुम चाहते हो कि 2 लाख की सैलरी हो जाए, बट वो 1 लाख की सैलरी से 50,000 सैलरी भी तो हो सकती है। सही बात है। जब वो 50,000 रही तो मिस करते यार 1 लाख ही बढ़िया थी। बट वो तुमको तब क्यों नहीं रियलाइज हुआ है कि 1 लाख भी बहुत है। बिल्कुल। तो ये इंसान ये नहीं इसी समझता है। चक्कर में, इसी मेंटल उसमें जो परेशान। प्रेजेंट में जो है उसको पूरी तरीके से यूज नहीं करता है, कि यार प्रेजेंट में मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, ये सब चीजें हैं, मैं इसको तो पूरा जी लूं। कि यदि मेरे पास सिर्फ चाय पीने के लिए है, तो मैं चाय को भी पूरी तरीके से टेस्ट करके जियो कि ये आखिरी चाय है मेरी, सही बात। क्योंकि हो भी सकती है आखिरी चाय। इसलिए लोग रिग्रेट में जीते हैं, क्योंकि वो अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं। फिर मान लो किसी के साथ कुछ हो जाए, फिर रिग्रेट में होते हैं, यार उसके साथ आखिरी बार बात ऐसे हुई, ये आखिरी बार मिल लेते तो ये होता। अरे यार वो मिल लेते ये होता मतलब क्या है। सही बात है। ये सब तो हाइपोथेसिस है ना, मतलब क्योंकि वो तो किसी के साथ कभी भी हो सकता है। अभी भी मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, राइट। तो आखिरी बार तुम उस चीज को रखी क्यों रहे हो, कोई भी चीज को अपने दिल में छुपा के रखी क्यों रहे हो कि तुम बाद में बताओगे। सही बात है। जब तुम्हारे पास प्रेजेंट ही है जीने के लिए, फिर बाद में नहीं बता पाओगे, फिर क्या करोगे। तुम्हारे पास गारंटी है क्या तुम इतने साल जियोगे या इतने टाइम में जियोगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ना बहुत लोगों से जब आप पूछते हैं कि मुझे एक सुपर पावर, अगर आपको एक सुपर पावर मिले तो आप क्या चाहोगे उस पावर में। तो बहुत बारी मैंने देखा है कि लोग ये जवाब देते हैं, उसमें लिखते हैं कि मैं लोगों के दिमाग पढ़ना चाहता हूँ, मतलब मुझे पता चल जाए कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो एक किसी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया था, महाकुंभ में किसी साधु ने आंसर दिया था कि जिस दिन तुम्हें ये और पता चलने लग गया ना, जिंदगी और कठिन हो जाएगी। बिल्कुल कठिन हो जाएगी। क्योंकि तुम क्या होता है कि तुमको सामने वाला दिखता है कि वो क्या है, बट वो तुमको बात अलग कर रहा है, और तुमको प्रिटेंड करना पड़ता है कि वो बात है वो सही है, जबकि तुमको पता ही वो झूठ बोल रहा है। तो तुमको दोनों साइड से गेम खेलना पड़ता है, जिंदगी तो सही में मुश्किल हो जाती है। तो और ये माइंड पढ़ने वाला ये तो हो ही जाएगा टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि माइंड जो थॉट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ही है। तो आजकल ये ऑलमोस्ट उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि हम उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैच करके सेंसर्स के थ्रू और उसको डिकोड कर पाएंगे क्या सोच रहा है। अब यदि वो हो गया, फिर क्या होगा समाज के अंदर। तो वही बात है ना, टेक्नोलॉजी बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नोलॉजी हैंडल करना नहीं आता ये प्रॉब्लम है। क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ऑब्वियसली उसके इतने सारे प्रोज हैं, वो अच्छी तरीके से यूज हो रहे हैं। बट आप इस सारी टेक्नोलॉजी से देखो ना, हमसे हैंडल कहाँ हो रही है। अब हमारे पास फोन है भाई, हम वापस घूम के आ जाते हैं बात पे। तो उस फोन का यूज क्या और यूज क्या हो रहा है, बच्चे कोको मेलन और दिन रात वो देख देख के अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, 2-2 4-4 साल की
उम्र में जब बोलना सीख रहे हैं तो गालियां दे रहे हैं वो कार्टून कैरेक्टर्स की तरह। तो इस्तेमाल हमें हो नहीं पा रहा है ना कि सही कैसे करना है। उससे तो बहुत कुछ हो सकता है, बट क्या हो रहा है, तो शायद हमें बहुत सारी चीजें तब मिल जा रही है जब हम तैयार ही नहीं है। क्या हम एआई के लिए तैयार है? जो लोग सही यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो तैयार नहीं है वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी कर रहे हैं, दो लोगों को साथ बैठे पता नहीं क्या जोड़ दे रहे हैं, किसी मतलब का कुछ भी वीडियो बना दो किसी की भी, कुछ भी कर लो, भाई वो तैयार नहीं है, वो नहीं नहीं, क्योंकि वो तो मेंटली तैयार नहीं ह्यूमन है। टेंडेंसी वैसी है ना। जैसे ह्यूमन टेंडेंसी नेगेटिव होगी तो वो किसी भी चीज को नेगेटिवली यूज करेगी, Negatively use करिए। यदि वो पॉजिटिव होगी तो उसी चीज को पॉजिटिव यूज करेगी। जैसे सदगुरु बहुत सही बोलते हैं ना, नाइफ का एग्जांपल देते हैं कि उसको तुम काटने के लिए, फल काटने के लिए भी यूज कर सकते हो, गला काटने के लिए भी यूज कर सकते हो। True. अब तुमको क्या काटना हो तुम्हारे ऊपर है, नाइफ तो नाइफ ही है, वो तो सिर्फ एक टूल है। पर वही तो बात है कि जिसको एजुकेशन ही नहीं है उस लाइफ का, ठीक है, या कोई क्रिमिनल माइंडेड है अगर मैं ऐसे बोलूं, जिस जो उस नाइफ का गलत यूज कर सकता है, तो वो जो एक चीज है वो सबको बराबर बट रही है ना। तो मेन चीज जिसको एजुकेशन और अवेयरनेस की जरूरत है, हाँ एग्जैक्टली जो इसके लिए हम कर रहे हैं सब कुछ कल की वर्ल्ड, ताकि तो लोगों को समझ में आए ये सब चीजें। ये पूरी सीरीज ही अब इसके ऊपर कर रहे हैं कि तो यू गाइस गेट टू नो समथिंग न्यू। यू गाइस, तुमको रेडियो आज समझ में आया कि रेडियो में पीछे से गाने कैसे बजते हैं मतलब तुमको पता था किसी को कैसे गाने बजते हैं अरे सुनते सुनते रहते होंगे तो, कि रेडियो के जो आरजी होते हैं वो बेसिकली कैसे बातें करते हैं, कैसे उनको क्यूज मिलते हैं, किस टॉपिक के ऊपर बातें करते हैं, फिर उससे लेके पूरी जिंदगी के अंदर की पेरेंटिंग के ऊपर लेके कि पेरेंट्स की किस बात को समझना चाहिए, क्या पेरेंट्स को भगवान मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, फिर वहां से लेके कि इनसिक्योरिटी लाइफ के अंदर प्रेजेंट में हम क्यों नहीं जीते हैं और उससे कितने सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो ये सब चीजें एजुकेशन के हिसाब से कर रहे हैं, तो होपफुली ये किसी न किसी बच्चों को जो यंग है वो सुनेंगे तो ट्रू, इट माइट क्रिएट सम इम्पैक्ट हु नोस। अपने पास अपना कर्म करने का है, बिल्कुल सो बिल्कुल। वी आर डूइंग आवर कर्मा। और अगर 1000 में से 500 लोगों की लाइफ में भी छोटा सा चेंज आता है तो हमारे लिए तो आई गेस। ट्रू। अभी कमेंट देखे थे, भगवान की सबसे अच्छी देन है कि आप हमें मिले, थैंक्स। अरे यार मेरी तारीफ करना बंद करो, तो सब लोग हमेशा मेरी तारीफ करते रहते हो। टॉपिक पे बात करो शरीर में पंच इंद्रिया होती है। अभी इनसे आपको कोई सवाल है तो बता दो, नहीं तो इनके भाई फाइनली मुझे वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूछना है, क्योंकि ये जैसे कुंभ में गई, जैसे आपको लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं क्या? हुए हैं बहुत बार। जैसे जैसे मतलब ऐसा नहीं मैंने कोई जादू देख लिया है या आ, आत्मा को ऐसे जाते हुए देख लिया है, बट जादू नहीं देखा आपने? जादू देखा महाकुंभ नहीं। में आप इतने साधु संत थे, जादू नहीं दिखाया किसी ने? नहीं, वो तो मैजिशियंस भी कर लेते हैं ना वो वाला जादू, दिमाग पढ़ना और बहुत सारी चीजें, माइंड रीडर्स भी कर लेते हैं। तो बेसिकली जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो कुछ ऐसे हुए कि आप ऐसे हजारों लोगों से मिलते हो, जनरली 1000 लोगों से तो हम मिल ही लेते हैं, और मेरा काम जो है वो लोगों से कुछ ज्यादा मिलने का है कि कोई ना कोई इंटरव्यूज के लिए आ जाता है। तो आप जब उनसे मिलते हो, अपना काम करते हो, चले जाते हो, बट कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जिनसे मिलके या तो आपको 2-3 दिन तक ऐसा फील होता है कि आपके साथ क्या ही हो गया, या कोई सडन चेंज आता है, सब कुछ अच्छा होने लगता है, या एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। तो ऑब्वियसली वो एनर्जी होती है, क्योंकि सबके साथ मिलके तो नहीं होता, कुछ लोगों के साथ तो मिलके ऐसे ड्रेन हो जाता है, आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो तो 2-4 वो एनर्जी फील होती है आपको? एनर्जी फील होती है। तो रिसेंटली महाकुंभ में भी हुई, लेकिन एक, जैसे मैंने बताया कि मैं जैन हूँ, तो मे भी बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हमारे एक बहुत बड़े गुरु थे जो अभी नहीं है, विद्यासागर जी, प्रोबेबली आपने उनका नाम सुना हो। तो एक चीज मैं वो बहुत मानती हूँ, मतलब मुझे यहाँ पे थोड़ी हिपोक्रेसी नहीं दिखती है कि एटलीस्ट अगर उन्होंने दुनिया, संसार, घर परिवार छोड़ दिया तो वो उस चीज को फॉलो करते हैं। वो कभी गाड़ी में नहीं बैठते, वो कपड़े नहीं पहनते, वो पैरों में चप्पल नहीं पहनते, वो दवाई नहीं खाते, कुछ भी। सोते हैं तो वो एक ऐसे पलंग पे सोते हैं जिसपे कोई बिस्तर नहीं है, सिर्फ चटाई का यूज करते हैं। कोई साबुन, कोई तेल, कोई क्रीम, कोई पाउडर यूज नहीं करते। महिलाओं को दूर दूर तक उनके आसपास भी नहीं रहते, मतलब फॉलो किए जाते हैं। तो थोड़ी ये चीज मेरे को अच्छी जैन लगती है। में तो बहुत ज्यादा है ना ये रूल्स और रेगुलेशन। और तो बुद्धिज्म में होता ही थी, तुमको सही में ट्रू बुद्धिज्म देखोगे ना, तो उसमें जो मॉन्क बनने से पहले उनको जो वाउस दिलाई जाती है ना, वो ऐसे 1000 के ऊपर वाउस है, और वो इतनी
लाइक स्ट्रिंजेंट वाउस है कि हम्म, आज के टाइम में तो जनरली कोई फॉलो ही नहीं करता है उसको मतलब आई थिंक वो 100 फॉलो करते होंगे और लोगों ने उसके हिसाब से भी रिड्यूस कर दिया है कि अब उनको लगा यार ये 1000 कौन फॉलो करेगा, ये तो होगा ही नहीं किसी से तो वो चीज वो कम से कम ये 100 फॉलो कर लो, ये 5 फॉलो कर लो ऐसे। सही बात बट है जैन में आई थिंक अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली मतलब कन्वीनियंट वाला धर्म नहीं होना चाहिए, या तो फिर जो रूल्स है उनको फॉलो कर लो, नहीं तो एक्सेप्ट कर लो कि नहीं हो रहे। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मेरे को थोड़ा कन्विंस होने का मौका मिलता है कि नहीं नहीं अभी ये लोग कर रहे हैं, और ये लोग फिर ऐसे हिपोक्रेसी नहीं दिखाते कि कुछ हुआ तो गाड़ी में बैठ गए या किसी बड़ी रेंज रोवर या किसी बड़ी गाड़ी में बैठ के कहीं आ रहे हैं, सब कुछ भी नहीं। तो यदि मैं कहीं कर रेंज रोवर में बैठ गया तो मुझे हिपोक्रेट बोलोगे? नहीं, क्योंकि आप ट्रू हो ना, आप जो वो दिखा रहे हो ना, आप जो खा रहे हो वो लाइव करके दिखा रहे हो, आप ऐसे थोड़ा ना बोल रहे हो कि अभी कुछ और हो वैसे कुछ और रहते नहीं, हो। जो कि मेरे हिसाब से तो स्पिरिचुअलिटी वो है ना कि वो किसी भी चीज को ना होना कुछ भी, टू बी नोबडी। एंड टू बी नोबडी मीन्स लाइक तुम्हारे पास कोई भी नोशन नहीं होना चाहिए। जैसे कल को मैं प्रेमानंद जी की एक रील देख रहा था, वो बढ़िया मस्त रील थी, मैंने शेयर किया उसको कि उससे वो आके पूछता है उससे कि महाराज जी मेरे पास बिल्कुल अहंकार नहीं है तो यही अहंकार है यही यही अहंकार है सबसे तेरे बड़ा अंदर अहंकार। मतलब आगे बोल रहा है मेरे अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं है, मतलब मतलब कौन आगे बोलता है ऐसे, जिसके पास नहीं होगा वो ये बोलेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं, उसके दिमाग में ही नहीं आएगी ना ये बात। उसके दिमाग में नहीं आएगी। सो मैं तो वो नोबडी वाले इसमें बिलीव करता हूँ कि यू जस्ट मर्ज, मतलब कि चूंकि यदि तुम कोई भी चीज को सही या गलत मान रहे हो या कोई भी चीज को ऐसे मान रहे हो कि यार ये चीज मुझे अवॉइड करनी है, तो कहीं ना कहीं तुम फिर से उसी टाइम के लूप में फंस जाओगे। देन योर माइंड विल कीप लुकिंग फॉर दैट थिंग, राइट? तुम वो लाइफ को जैसे लाइफ आना चाहती है वो पूरी की पूरी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपने फिल्टर लगा के रखे हुए हैं कि नहीं नहीं ये चीज अलाउड है, ये चीज अलाउड नहीं है। तो यदि तुमको सही में प्रकृति से शादी करनी है, यदि तुमको सही में शिव चेतना में जाना है, तो इन वे तुमको प्रकृति की सारी चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सही बात। कि वो अब कल को आगे गाली दे रहे हैं तो भी ठीक है, महादेव जी आप गाली दे लो, कल को आके वो पुलिस वाले के रूप में आ रहे हैं कुछ और कर रहे हैं तो ठीक है महादेव जी आप आगे ये भी कर लो। सही बात। ये सब महादेव ही कर रहे हैं, ये सब भगवान ही कर रहे हैं। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए फिर, फेथ या फेथ ही तो है अंडरस्टैंडिंग, लाइक कि जो भी हो रहा है वो फिर नहीं वो अंडरस्टैंडिंग भी, नॉलेज भी हो सकती है ना कि तुमको वो दिख रहा है कि यार इस सब में कोई मतलब नहीं है, मतलब प्रेफरेंसेस से, एंड यू रियली वांट टू गेट फ्री। जिसको सही में फ्री बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं इसको, मुक्ति मिल गई उसको, ये बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर। तो मुक्ति क्या है, मुक्त होना क्या है? मुक्त होना तो यही है ना कि इन सब के बीच में ना फंसना। वेरी कि यदि आपको आज मैंने कपड़े पहनाने के लिए दे दिए तो कपड़े पहन लिए, कपड़े पहनाने के लिए नहीं बोले तो जैसा था वैसे रह लिया। सही बात है। वही मुक्त है ना, मतलब कि अब तुमको डांस करने के लिए डांस कर दिया, गाने के लिए बोला गा दिया, बैठ चुप रहने के लिए बोला चुप बैठ गए, ना सम्मान बात का करने के मोह, लिए ना बोला अपमान का भय। ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय तो अभी आप जैसे क्या आप अब इसके बाद जैसे आपकी स्पिरिचुअलिटी कुंभ के बाद क्या कुछ बदली है? आप उससे पहले क्या समझते थे भगवान के बारे में और उसके बाद अब क्या समझते हैं? और आप फ्यूचर में लाइक उसका क्या रोल समझते हैं अपनी लाइफ में? क्या लाइफ का पार्ट है स्पिरिचुअलिटी कि वो लाइफ का मीनिंग जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि वो यदि हमने जाना ही नहीं तो हम कोई भी कंक्लूजन कैसे निकाल रहे हैं जब हमको पता ही नहीं है कि लाइफ क्या है। तो हम उस लाइफ के बेसिकली हमको गेम ही नहीं पता है कि कौन सा गेम हम खेल रहे हैं, तो उस गेम के अंदर जाके हीरो बनना है कि विलेन बनना, वो तो पूरा यूजलेस ही है। सही बात है। तो अभी आप बताइए कि कुंभ के बाद आपकी स्पिरिचुअलिटी पहले कैसे थी और बाद में कुछ बदली तो कैसे बदली, और अभी आप कहाँ पे हैं? मतलब अभी आप क्या मानते हैं कि भगवान क्या है और आप किस तरीके से फॉलो करते हैं? यदि करते हैं तो जरूरी नहीं है ना सारे लोग ऐसे ही हो सकता है कुछ लोग नॉन स्पिरिचुअल भी हो तो वो बताएंगे कि हाँ हम तो नहीं मानते, कोई दिक्कत नहीं है ना अपने को बात करने में। तो सही बात है। तो मुझे मतलब एक चीज कुंभ में देखने को मिली, मुझे वो गाना बहुत पसंद है, गाना नहीं बेसिकली भजन है, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ इस बात पे कि जरूरी नहीं है कि मंदिर जाके भगवान को ही पूजा जाए तभी जाके उनकी सेवा है,
क्योंकि हो सकता है कि सच में नारायण किसी भी रूप में मिल जाए, कोई हेल्प मांगने आ जाए बहुत सच्चे दिल से। और कभी कभी आप में, मुझे नहीं पता सबके साथ होता है या नहीं, बट कभी कभी आपको वो सेंस पता लग जाता है कि कौन जेन्युइन हेल्प मांग रहा है और कौन चार लोगों से जाके सेम हेल्प मांग रहे हैं, क्योंकि हर तरह के लोग हैं ना आजकल समाज में, हम देखते हैं कि मांगने वाले भी हर तरह के होते हैं। तो कुंभ में मेरे साथ ऐसी चीजें हुई, मतलब मैं बताना चाहूंगी आपको कि जैसे नारायण को मैं बहुत मानती हूँ, फॉर एग्जाम्पल गुरुवार को हो सकता है कि ये मेरे मानने के बाद हुआ, या ऐसा मैं मानती हूँ इसलिए मेरे साथ हो रहा है, मुझे नहीं पता, बट अच्छा है जो भी हो रहा है, कि मुझे लगता है कि सारे अच्छे काम मेरे साथ गुरुवार को होता है। 3 नंबर बड़ी मेरी सारी चीजें स्पेशल चीजें, 3 तारीख, 3 3 3 3 तारीख। मैं तो 3 3 ही हूँ। हाँ, इसलिए मैं, मुझे ये भी लगा कि इसलिए मैं आपसे मिली, शायद 2 कनेक्शन के महादेव में काफी बिलीव है। तो कुंभ में भी ऐसा हुआ कि मैं रैंडमली घूम रही हूँ, ठीक है, इतने लोग वहां पे मांगने वाले भी बहुत थे, इतने सारे लोग मांग रहे हैं, पर रेंडमली कोई आया जो कहीं नहीं दिख रहा था इससे पहले, येलो कपड़े पहने, और उसने मांगा भी क्या, कुछ नहीं मांगा, आप मुझे 1 किलो चने की दाल दिला दो। और उस दिन गुरुवार था, ठीक है, गुरुवार को ऐसे मैं बड़ा मानती हूँ कि येलो चीजें, येलो कपड़े पहनो। भाई मैंने बिना एक अपना दिमाग लगाए उसे चने की दाल दिला दी, ठीक है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कुंभ में घूमते घूमते, जबकि मैं बिल्कुल वो नहीं कर रही थी कि यहाँ पे पैसे दान दे दिए, वहां पे पैसे दान दे दिए, यहाँ पे किसी को कुछ दे दिया, बट ऐसे जब भी हुआ तो मैंने कभी उसको डिनाई नहीं किया। फिर एक दिन एक बाबा जी आए जो कहीं नहीं दिख रहे थे, ऐसे कि किसी से मांग रहे हैं, सब लोगों से मांग रहे हैं, वो मुझसे मांगने की बात भी कहीं और मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखा। वो आए, उन्होंने रैंडमली बोला मुझे कि कंबल दिला दो, मैंने कंबल दिला दिया, और किसी को बताया भी नहीं। मतलब बहुत सेटिस्फेक्शन, वो जो होता है ना कि बहुत प्योर वाली आपको फीलिंग आती है कि सच में कुछ ऐसा हो रहा है कि पता नहीं इस रूप में नारायण मिल जाएगा। उस टाइम बहुत जरूरत होती है कि आप इसे दिमाग ना लगाओ, अगर आप बिलीव करते हो। तो मुझे वो चीज वहां पे महसूस हुई, क्योंकि मैं बहुत फ्री माइंड के साथ घूम रही थी वहां पे, विदाउट किसी को ऐसे जज करेगी ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। शुरू के दिनों में मेरे को बहुत कष्ट हुआ। मैं भी भीड़ चाल में चल के ऐसे बोल रही थी कि अरे यार क्या कर रहे हैं, वॉशरूम साफ नहीं है, ये तो कह रहे थे कि इतने सारे, फिर फैसिलिटी बनाई हुई है, बनाई हुई है, फैसिलिटीज तो थी वहाँ पे, फैसिलिटीज तो थी, फैसिलिटीज तो धीरे पूरी धीरे थी, मुझे खुद लगा अरेंजमेंट भी काफी बढ़िया से की थी, ऐसा नहीं है। बट वही ना, आई थिंक वो थोड़ा मैनेजमेंट के हिसाब से ही वो होता है, सेल्फ की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे सेल्फ ना। की जिम्मेदारी भी होती है। और वही, तो फिर मुझे भी लगने लगा कि यार भाई लोग मर रहे हैं यहाँ पर आने के लिए, और मुझे ये गोल्डन चांस मिल रहा है जहाँ पे मैं इतना कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो 2-4 दिन के बाद मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी, जैसा चल रहा है। मैं, लोगों को लग रहा था कि मुझे, मैं बहुत वीआईपी तरीके से घूम रही हूँ, तो मैं बताना चाहूंगी भाई मैं बराबर पैदल चल रही थी, ऐसा नहीं, ठीक है, हमारी पास गाड़ी होती थी लेकिन वो एक पॉइंट तक ही आती थी। स्पेशल डेज पर जब हमें कवरेज करना होता था, लाइक मकर संक्रांति पे, मकर संक्रांति के दिन मैं खुद 17 किलोमीटर चली हूँ। ऐसे मैं कोई मैराथन रनर नहीं हूँ और ना ही मैं डेली वॉक करती हूँ, बट मैं चली क्योंकि जो एक्सपीरियंस हो रहा था वो बहुत अद्भुत था। तो कुंभ से आने के बाद मैंने ये खुद को कहा भी, और अभी मुझे लग रहा है कि मैं इस चीज में थोड़ी आगे भी बढ़ गई हूँ, कि पहले मैं और जितना ज्यादा जज करती थी वो अब ना करूं, जो भी है उसको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लूं। हर बार जरूरत नहीं होती, मतलब शायद कमियां निकालने की या कुछ भी जज करने की, तो वो जजमेंटल वाली जो थोड़ी मेरे अंदर थी चीज, मुझे नहीं पता उसकी फ्रिक्वेंसी पहले कितनी थी, क्योंकि मैं पहले भी कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी थी, जो कुंभ जाके मैंने फील किया। तो वो मैंने अपने अंदर कोशिश आप करी तो कि बहुत बढ़िया इंसान हो, आपके वो, आप उस चीज को सेल्फ रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना, कि इंसान के अंदर सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा, कि जिसको पता होना कि हाँ मैं जज कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि मैं जज कि वो जज कर रहे हैं उस चीज को, उनको सामने वाला बताएगा भी तो भी वो नहीं सुनेंगे उस चीज की। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले लोग ही हैं जो लाइक उस चीज को देखते हैं कि यार नहीं, मेरे को सही में, उनको दूसरे से पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दे विल सी यार, यार इस जगह पे मेरा बिहेवियर में भी यहाँ पे ऐसे हो सकता था, यहाँ पे ये चीज मैंने बेटर की है, यहाँ पे मैं इस चीज को ऐसे सोचते थे, अब मेरे पूरा ब्रेक हो गया, मैं तो ऐसे सोचता था इस चीज को। जैसे शुरू में जो वहाँ पे सदगुरु के वहाँ पे मैं आश्रम में गया, तो मुझे वो जो दंडवत प्रणाम था ना, वो करते हुए इतनी रेजिस्टेंस हुई ना मेरे अंदर, मैं बोला कि मैं क्या एक पत्थर के सामने ऐसे दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि मन मन में पूरा कंडीशनिंग थी बचपन से कि ये सब क्या है, मंदिर में जाके ऐसे करना, ये सब करना, मेरी तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मतलब कि वो आर्य समाजी वो थे मेरे पापा, और
लाइक वो बिल्कुल ही लाइक ऐसे मूर्ति पूजा नहीं, बिल्कुल ये नहीं। और फिर वो जहाँ मैं अपने, लेकिन मैं उस टाइम पे ना कॉन्शियस था, लेकिन मैं अपने अंदर देख रहा था यार कि कितनी स्ट्रगल हो रही है मेरे अंदर सिर्फ ये झुकने में। एंड वो क्यों हो रही है इतनी स्ट्रगल, क्योंकि कोई बड़ी चीज भी नहीं है, मतलब क्या है क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बट वो एक बार जब वो टूटी तो उसके बाद तो धीरे धीरे लाइक यू कीप ऑन ग्रोइंग। बट वो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली चीज से ही ग्रो होते हो तुम, जब तुम खुद के अंदर ऑब्जर्व करते हो कि यार ये चीज क्यों है मेरे अंदर, ये कहाँ से आई है। तो अब आप भगवान को क्या मानते हो, और आप स्पिरिचुअलिटी में अभी आप क्या करते हो? स्पिरिचुअलिटी में अभी मैं यही करती हूँ कि मैं अपने बिहेवियर में बहुत, जो भी अभी मुझ में खामियां हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई परफेक्ट इंसान हूँ, बहुत सारी खामियां हैं मुझ में। मेरी वजह से भी कई बार लोगों को हर्ट होता है, या मेरे बिहेवियर से भी उनको अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा गोल यही है कि वो चीज़ें ना हो ज़्यादातर, और जितना मैं सोसाइटी को हेल्प कर सकूं, इन द सेंस मेरा ये मतलब नहीं है कि बहुत पैसों से या फिर बहुत मैं कोई एनजीओ खोलूं उसके बाद ही हेल्प करूं, बट जितना मैं काइंड हो सकूं ये जानने के बाद कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं छोटे छोटे आपको एग्जाम्पल्स देके बताती हूँ। जैसे कि हमारी सोसाइटी में हम इतने लोग देखते हैं, जैसे कि गार्ड हो गए या फिर कोई मॉल में काम करने वाले व्यक्ति हो गए, यहीं पे मान लो होटल में हेल्पर वगैरह ये हेल्पर हो सब गए, कितने सारे लोग रहते हैं जिनकी सैलरी होती है कुछ 8-10 हजार रुपए, मैक्सिमम 15 हजार रुपए। तो मैंने कई बार देखा है कि आप मंदिर जाते हो, आप इतना भगवान को मानते हो, आप इतना ज्यादा धार्मिक खुद को बताते हो, बट सेम आपका बिहेवियर इंसानों के साथ बिल्कुल ठीक नहीं। स्पेशली इन छोटे लोग जिनको सोसाइटी में बोला जाता है, जो अपनी कमाई के लिए थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि भाई वो भी अपनी जॉब से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, उसकी कोई मजबूरी रही हो। जैसे हम, मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, वो प्रखर भी जानते हैं कि वहाँ एक गार्ड भैया काम करते थे। तो अब आप सोचो कितना दुखद होता है ये जानना कि वो गार्ड भैया रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक एक टूटी चेयर पे, टूटी चेयर का लॉजिक मुझे ये बताया गया जब मैंने चेंज करने को बोली कि उनको नींद ना आ जाए, इसलिए मुझे भी वही लगा था कि यही लॉजिक बताइए। मुझे नहीं पता था आज तक, मुझे बड़ा बुरा लगा कि चेयर नहीं दे सकते उनको। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है भाई। इस तरह की जॉब करने के बाद जिसमें उसको मात्र 10 हजार रुपए मिल रहे हैं, जब भी हमारी गाड़ी आई है, जब भी हम गेट के अंदर आए, उसकी स्माइल ऐसी कि मतलब आपका दिन बन जाए। ठीक है, इतने स्ट्रगल के बाद भी उसको क्या मतलब है, ना तो हम उसको पैसे दे रहे हैं, ना तो हम उसको खाने दे रहे हैं, ना तो हम उसको कोई सामान दे रहे हैं। और भी गार्ड आते हैं जो मुंह बनाए रहते हैं, जो हंसते नहीं है, जो परेशान रहते हैं, बट उस बंदे का करेज देखो। सबसे पहले तो मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करना चाहूंगी, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद। फिर एक दिन जब इतना उसको मुस्कुराते देखकर हमने उनसे बात करी, तो हमें पता चला कि वो कितनी परेशानी में है। फिर भी वो मुस्कुरा के ही बता रहे हैं कि उनकी कोई कजिन मौसी की बेटी एम्स भोपाल में बहुत टाइम से किसी डिसीज की वजह से एडमिट है, और अब फाइनली वो बहुत सीरियस है, और वो बहुत ज्यादा परेशान है कि कुछ हो गया तो कैसे सारी चीजों का इंतजाम हुआ। उनके पास पैसे ही नहीं है, सब कुछ लग चुके हैं, मतलब उनका अंतिम संस्कार करने की। ठीक है, दूसरे दिन ही सुबह पता चलता है कि वो नहीं रही, क्योंकि भैया दिखे नहीं, तो हमने फोन करके पूछा। ठीक है, उस इंसान ने सोसाइटी में जो भी था उससे अपनी एडवांस सैलरी मांगी, उसने नहीं दी गई। उसने पहले बताया कि मुझे जरूरत है, तो चंदा करने में किसी ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया खास। जितना कंट्रीब्यूशन हम देते हैं ना गणेश जी में, दुर्गा जी में, बुरी बात नहीं है, मैं कह रही हूँ करो आप, अच्छी बात है, फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट होने चाहिए। फिर हमने उनको जितना हेल्प कर सकते थे उनको हेल्प किया। बट पूरी मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप एक बार सोच के देखो कि क्या धर्म सिर्फ मंदिर जाना, या क्या नहीं नहीं, इसमें बेसिकली एक चीज है ना, क्या मंदिर के अंदर भगवान है, मंदिर के बाहर क्या है इंसान नहीं नहीं, मंदिर के बाहर भगवान है कि नहीं है? बिल्कुल है, किसी भी रूप में। यदि इंसान उसमें वो ठीक है, वहां पे उस जगह पे यदि बैठे हुए तो बाहर भी तो भगवान ही बैठे हुए हैं। तो वही पता नहीं वो तो हर जगह है ना वहाँ की अंदर। तुम्हारी टेस्टिंग हो रही है किस रूप। अगर तुम भगवान को मानते हो तो यही टेस्ट है तुम्हारा, कि तुम एज अ ह्यूमन कितना तुम्हारा ब्रेन डेवलप कर पाया है, या तुम कितने। तो आप बेसिकली स्पिरिचुअलिटी को उसी तरीके से देखते हैं कि एक बिल्कुल अच्छा इंसान होना, एक बिल्कुल दूसरे की मदद करना। एक दूसरे की मदद करना, लोगों से बहुत काइंडनेस के साथ पेश आना, लोगों का पोस्ट देख के उनके साथ काइंड नहीं होना कि कोई मंत्री जी हैं तो
वाह वाह वाह, और कोई छोटा आ जाता है पानी ला, ये कभी स्पिरिचुअलिटी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अभी एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई, अभी एक शो पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, आपको भी पता होगा, इंडिया बहुत, हाँ, इस पे इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि जो मैंने कमेंट किया था उस पोस्ट पे, वो मैं बताना चाहती हूँ कि जो रणवीर अलाहाबादिया हैं जिनको लेकर लाइक बहुत ज्यादा मेस्ड अप हुआ, ठीक है, तब ये होगा ना, इसका आप जो मूवी बोलोगे ना, निकाल के ना रील्स बन जाएगी, देखो भाई कुछ कुछ उदाहरण, बाबा जी ने रणवीर अलाहाबादिया के बारे में ये बोला। बाबा जी, जो कि वो नाम तो मेरा नहीं है, जो कि वो हिट हो जाएगा उसकी वजह से, क्या बाबा जी ने कुछ बोला, जो कि मैंने उस चीज के बारे में जनरली सिर्फ सुशांत सिन्हा के इंटरव्यू में बोला, उसके अलावा कभी नहीं बोला, क्योंकि मैं फोकस ही नहीं करता, ये मतलब जो इरेलीवेंट जैसा लगता है मुझे वो, लाइक नहीं, वो मेरे को एग्जाम्पल बहुत अच्छा याद आया कि उन्होंने जो भी किया, मैं तो ये कहती हूँ सेम वही बात हम कर रहे हैं कि या तो आप जो हो वो एक्सेप्ट कर लो, या आप कुछ और बनने की एक्टिंग मत। अब मुझे सबसे जो बुरा उस पूरे वाक्य में लगा कि रणवीर अलाहाबादिया जो है, हम दोनों खुद बड़े ज्यादा पॉडकास्ट देखते हैं, मैं भी बहुत देखता था, मैं भी बहुत देखा, बट वो जो खुद को पोर्ट्रे करता है हमेशा से कि वो बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, वो अवेकन ह्यूमन है, उसने बहुत कुछ लाइफ में सीख लिया है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है कि आपका कॉन्शियसनेस हमेशा काम करता है, आप गलती से भी, स्पिरिचुअलिटी का मतलब भी तो यही है कि आप सोच समझ के बोलते हो, आप सोच समझ के चीजें करते हो। आप इतने बड़े स्टेज शो पे जाके अगर ऐसी बात बोल रहे हो, ठीक है, गाली बहुत लोग देते हैं, पूरी दुनिया देता है, पर आपका कॉन्शियस कहाँ गया फिर? तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि आपने बहुत लंबी स्पिरिचुअल जर्नी तय करी? मुझे बस उस बात से बहुत लाइक ऑफेंडेड मैंने फील किया, मैंने, और सेम मैंने जो बोला अभी, सेम मैंने उनके ही पोस्ट पे कमेंट भी किया था कि आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो प्लीज एक्सेप्ट इट, अननेसेसरी। तो बेसिकली अपना जो फोन है वो ऑफ हो गया है, तो इसी को हम एंड करेंगे यहीं पे। आई थिंक ये काफी बढ़िया इंटरव्यू हुआ है, एंड वी लर्नड अ लॉट। अब इसको रिकैप भी कर सकते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में पेरेंटिंग के बारे में पढ़ाई की, पढ़ाई तो क्या की, मतलब मेरे को सारी चीजें पढ़ाई क्यों लगती है, कि पेरेंटिंग के बारे में बात की कि पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, पेरेंट्स यदि आप बनो तो यंग एज के अंदर तुमको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, बच्चे को अपने मीनिंग ऑफ लाइफ बना के तो कभी पेरेंटिंग नहीं करनी चाहिए। तुमको आवाज़ आ रही है ना मेरी? हेलो हेलो हेलो, पहले आवाज़ बताओगे आ रही कि नहीं आ रही है, कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ? अरे वो फोन फोन से शूट कर रहे थे ना हम, ऑडियो और वीडियो दोनों फोन से आ रही थी, तो बेसिकली वो फोन ही स्विच ऑफ हो गया। अब आईफोन के अंदर चूंकि वो जैक के अंदर वो लगा के रखा हुआ था, तो चार्जर भी नहीं लगा सकते थे उस टाइम पे। वो थोड़ा वो सेटिंग वेटिंग करने के टाइम पे भी बैटरी कंज्यूम हो गई। तो अभी अगली बार हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअली इतना लंबा पॉडकास्ट कर सकते हैं, सो वी विल टेक केयर ऑफ दैट, ओके। बट आज ऑडियो तो क्लियर की ना, आज ऑडियो में हमने अचीवमेंट कर लिया कि नहीं कर लिया, बोलो? ब्लैक स्क्रीन है सर जी, स्क्रीन तो आ जाएगी, स्क्रीन को लाने में तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। स्क्रीन में तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एग्जैक्टली 12 बजे बंद हुआ, देखो। ठीक है, इसी के साथ एंड भी कर देते हैं, जो कि काफी लंबा हो भी गया वैसे भी। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ चला दूं, चैंटिंग सुनोगे? हाँ मेरे पागल लोगों। पागल बाबा के पीछे पागल लोगों। मेरी तरफ से टाटा, बाय बाय, हर हर महादेव। हाँ इसमें बोलो ना, वो बेसिकली इसका वाला माइक यूज हो रहा है, अच्छा, लैपटॉप वाला। अच्छा, अच्छा। तो ये यहाँ पे आके पास में बोलोगे तो वो अपने आप बोल जाएगा। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। आई होप कुछ वैल्यूएबल हम आप तक पहुंचा पाए हूं, और हर हर महादेव, ऐसी कोशिश करेंगे कि अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ठीक है,
ये बहुत बढ़िया इंसान है, इनका भी यूट्यूब चैनल है, इनको आप सब्सक्राइब करना। आई थिंक आपको इनकी भी मोटिवेशनल वाली बातें बहुत सही लगेंगी, क्योंकि आई थिंक सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी तो वही है, जो ऑनेस्ट जो होते हैं ना लोग। और अपने को इस सीरीज के अंदर कहीं ना कहीं तुक्के से ही हो रहा है, बट वो ऐसे हो रहा है कि वही लोग आ रहे हैं जो उस टाइप के हैं। जैसे इंदू जी आई थी ना, वो भी वैसी। वो इंदू जी का भी आप जो चैनल है ना, यूट्यूब चैनल, वो जाके देखना दूसरी। वो बिल्कुल ना ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं जैसे मैं बनाता था ना पहले थॉट सीड्स के अंदर। बिल्कुल मेरे को वही आता है यार, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी है। मतलब कि वो बैठ के बिल्कुल ऐसे पूरा गाने वाने की थ्रू समझा रही है कि इस गाने का मतलब ये है, इसका ऐसा मतलब है। तो अब ये आरजे नैनी जी है। अब इनके बारे में हमने जाना, ठीक है। अभी हम तुमको चला देंगे अपना फेवरेट टाइटल। कौन सा बताओ? राधा राधा चैंटिंग। तो तुमको राधा राधा पे आज एंड करते हैं। श्याम सदाशिव पे शुरू किया था, और राधा राधा पे end कर देते हैं। राधा 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 चैंटिंग सुनो, ठीक है। राधा चैंटिंग के बाद स्ट्रीम को बंद कर देंगे। राधा और इधर चैंटिंग को एंजॉय करो, प्रेजेंट में जियो। राधा आज के पूरे लेसन से तुमने एक चीज यदि राधा अच्छे से डिस्कस की होगी तो वो यही समझ में आई होगी राधा कि हमेशा प्रेजेंट को पूरा जियो, चाहे वो अच्छा हो राधा चाहे बुरा हो। क्योंकि वो अच्छा बुरा भी नहीं होगा राधा एक दिन। तुमको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अच्छा बुरा राधा भी तुमको यहाँ पे बैठ के लग रहा है, जब वो है तुम्हारे साथ। राधा जब वो कुछ भी नहीं होगा तब क्या करोगे? तब तो बुरे वालों राधा भी प्रेम करोगे। ठीक है। राधा आरजे नैनी जी को भी धन्यवाद। आई थिंक तुम लोगों को भी, सब लोगों को राधा बहुत बढ़िया लगा होगा, क्योंकि आज व्यूअरशिप भी बढ़िया गई, तुम लोगों ने पसंद राधा देखा होगा। और वो इंटरव्यू, राधा कुछ भी बोल रहे इसको, मैं इंटरव्यू पॉडकास्ट भी नहीं बोलता, मैं राधा नहीं बोलता हूँ। इसलिए वो सीरीज का नाम भी राधा Conversations है, मतलब कि हम बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन। राधा सो इन दैट फॉर्म राधा और लाइफ, रिलेशनशिप, राधा प्रेजेंट में जीना, राधा उनकी खुद की लाइफ जर्नी, राधा चाइल्ड इन इंडिया, दैट आल्सो ए फीमेल चाइल्ड, राधा वो कितनी स्ट्रगल हुई, वो सबसे भी। राधा ठीक है। तो राधा हर हर महादेव, राधा राधा ये चैंटिंग है, राधा इसको सुनो। और ये जब पूरी खत्म हो जाएगी तब सुनो। राधा ठीक है। हर हर महादेव। राधा तुम सब लोगों को बहुत सारा प्यार। राधा मैं तो बस यही चाहता हूँ कि राधा तुम सीखते रहो, जैसे उन्होंने बोला। राधा वो राधा शायद हमको नहीं मिली, वो आगे राधा तो बहुत यूथ चेंज हो सकता है ना। राधा ठीक है। राधा शुभ रात्रि। राधा 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 राधा